अकेडमी है दस्तूर मेकओवर के नाम से। और आपकी ब्रांच कहाँ है जयपुर में? मेरी गांधी पर वेस्ट पर एक ब्रांच है जिसको 10 साल हो गए हैं कंप्लीट, और एक चित्रकूट में है मेन जो। आपकी मोस्ट कॉमन कोई ऐसी चीज़ें जो क्लाइंट लेके आती हैं कि भई मुझे तो ऐसा चाहिए, ऐसा कुछ होता है मतलब? हाँ, वो इंस्टाग्राम ने सब कुछ कर ही रखा है अभी कि मुझे ऐसा फिल्टर मेकअप चाहिए, मेरा टेक्सचर ना दिखे। तो टेक्सचर एक ऐसी चीज़ है जो विजिबल होगी होगी। आपने बोला ना ये जब स्किन कैंसर वगैरह की बात हुई थी, जिसमें हम मेकअप और ये प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, तो उसमें फिर क्या ध्यान रखना चाहिए? मतलब क्या आप सजेस्ट करती हैं कि आज के टाइम में तो कोई भी एक ऐड देखेगा तो उसको पता नहीं मुझे जाना है, खरीदना है, वो उसने देखा कि फलाने एक्टर या एक्ट्रेस ने किया और वो लेकर के आ जाए। देखो, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और अगर आप जो इजी अवेलेबल हो रही चीज़ें, सबसे बड़ा अगर आप हार्म देखेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि रिसेंटली मेरे क्लाइंट के साथ एक इंसिडेंट हुआ है। मैं इसको सच में शेयर करना चाहती हूँ ताकि जो भी ऑडियंस इसे देखे वो थोड़ा सा अवेयर। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए, जो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं केमिकल बेस्ड, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बहुत सीवियर साइड इफेक्ट है। सीवियर मीन्स लिटरली सीवियर साइड इफेक्ट। आप जब खूबसूरत दिखेंगे या आप जब हैंडसम दिखेंगे तो उसका स्वैग ही अलग होता है। हर कोई चाहता है कि मैं खूबसूरत दिखूँ और हर कोई चाहता है कि मैं हैंडसम लगूँ। लड़की खूबसूरत बनना चाहेगी, बंदा हैंडसम बनना चाहेगा। लेकिन कैसे होता है ये कि आप कपड़ों के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो कुछ, आप अपने मेकअप के साथ में कुछ खेल सकते हो, क्या कुछ होता है? क्या होती है ये इंडस्ट्री फैशन से जुड़ी हुई, मेकअप से जुड़ी हुई? ये आज हम जानेंगे एक ऐसे एक्सपर्ट से जो इसी इंडस्ट्री से है। कोमल जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कुदरती स्टूडियो थैंक यू में। सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। कोमल जी सबसे पहले ना हम इन सब चीज़ों की बात करें कि क्या ये सब इंडस्ट्री है, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एक ब्यूटीफुल फेस हमारे साथ में है, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 14। तो मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट होती थी सब चीज़ें देखकर कि मुझे लगता था कि लड़कियों को ना हमेशा लड़की का मतलब ही खूबसूरती से रिलेट करती हूँ मैं। जब आप एक लड़की इमेजिन करोगे तो आप हमेशा एक खूबसूरत लड़की इमेजिन करोगे। वैसे मेरे लिए हर लड़की खूबसूरत है। कॉम्प्लेक्शन से ये चीज़ मैटर नहीं करती है। आपका कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा भी हो, बट बिकॉज़ यू आर अ गर्ल, यू आर ब्यूटीफुल ऑलवेज़। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे सुंदर लड़कियाँ जब भी मैं देखती थी, मुझे लगता था कि ग्रूम्ड रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये इंडस्ट्री ना सुंदरता के साथ ग्रूमिंग की है। हुँ। सुंदर तो हर लड़की है, बट इट्स ऑल अबाउट ग्रूमिंग। ब्यूटी इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट ग्रूमिंग कि आप हमेशा सुंदर कैसे दिख सकते हो। अपने आप को, आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो मुझे लगता था जब जो लड़की बहुत अच्छा ड्रेस अप करती थी, बहुत ग्रूम रहती थी, उसका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होता था हमेशा से। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करता था, मुझे लगता था कि मुझे इसी इंडस्ट्री में जाना है। इवन दो आई वाज़ वेरी गुड इन स्टडीज़, बिकॉज़ आई वाज़ फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। मैंने साइंस मैथ्स से ही ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने एमबीए एचआर में किया है। देन मैंने कॉस्मेटोलॉजी का डिप्लोमा किया है। बट जब मैं स्टडीज़ में थी, अपनी अर्ली स्टडीज़ में, आई वाज़ इन लाइक माय टीनेज और मैं 10th 9th में थी, तब भी मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। बट मैंने सोचा नहीं था कि करियर मेरा यही होगा। बट हाँ, फैसिनेट ज़रूर करती थी इंडस्ट्री। कब आपने अपने मतलब घर पे बताया होगा कि मुझे तो अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो घरवाले भी सोचते होंगे हमारी तो बेटी डॉक्टर बनेगी अब। नहीं, एक्चुअली आई वाज़ फ्रॉम मैथ्स, तो मेरे घर ओके, वालों को लगता था तो कि एजुकेशन इंजीनियर लाइन हो। में ही कहीं हाँ। जाऊँगी, हाँ, इंजीनियर या कुछ और ही। बट मुझे, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इंजीनियर इंजीनियर बनना है। आई वाज़ गुड इन मैथ्स, तो मेरा था कि मुझे मैथ्स सब्जेक्ट लेना है। मैं बहुत क्लियर नहीं थी अपने करियर को लेकर के। मुझे ऐसा लगता था कि बस मुझे बहुत अच्छा बिज़नेस करना है। मुझे जॉब का कभी नहीं सोचा मैंने। मैंने हमेशा बिज़नेस का ही सोचा फ्रॉम द, मतलब मैं बहुत छोटी थी तब से ही। तो मुझे ऐसा लगता था स्लोली ग्रेजुअली, मैं सिर्फ शौक से कर रही थी सारी चीज़ें कि ठीक है, अपने घर में थोड़ा एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए मैंने मेहंदी आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट से काम करना स्टार्ट कर दिया। एक छोटा ब्यूटी कोर्स करके, सो दैट मुझे लगता था मेरी पॉकेट मनी मैं जनरेट कर लेती हूँ अपने आप सेल्फ। लेकिन धीरे-धीरे मेरा इंटरेस्ट जगा। जब मैंने एक्सप्लोर किया, मुझे लगा कि यार इस इंडस्ट्री में सच में बहुत पैसा भी है, फेम भी है, नेम भी है, मनी भी है। तीनों चीज़ें अगर आपको एक इंडस्ट्री दे रही है, बॉलीवुड के अलावा दूसरी ये सेकंड इंडस्ट्री है, जहाँ पे आपको नेम, फेम और पैसा तीनों चीज़ें मिलती हैं। हुँ, ठीक है? एजुकेशन लाइन के अलावा। तो मुझे लगा कि ठीक है, मुझे इसी इंडस्ट्री में जाना है, और जब मैंने डिसाइड किया तो फिर मैंने सबसे पहले कॉस्मेटोलॉजी का डिप्लोमा किया। क्योंकि मुझे लगता है बिफोर बिकमिंग अ मेकअप आर्टिस्ट, यू हैव दैट नॉलेज ऑफ स्किन। उतनी डीप नॉलेज आपको स्किन के बारे में होनी चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट स्किन। हम लोग स्किन और हेयर पे ही काम कर रहे हैं। तो फिर मैंने कॉस्मेटोलॉजी का डिप्लोमा करने के बाद मैंने सोच लिया कि अब मुझे फुल फ्लैट इसी इंडस्ट्री में रहना है। तो मतलब आपने 2 चीज़ें देखो, एक तो जो साइंस आपने पढ़ी है, उसमें थोड़ा बहुत साइंस बैकग्राउंड रहता है तो आपने स्किन टाइप वगैरह सारी चीज़ें हाँ, का आपको पता ही थी। कॉस्मेटोलॉजिस्ट का आपने दैट डिप्लोमा वाज़ करा। वेरी हेल्पफुल। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो क्योंकि लोगों को लगता है इसमें पढ़ाई नहीं होती है, बट इसमें बहुत डीप स्टडीज़ होती है। उतनी डीप स्टडीज़ होती है जितना एक डॉक्टर करता है। डेफिनिटली लेवल वो नहीं रहता, पर डीप उतना ही आपको जाना पड़ता है। आपको स्किन की लेयर सब कुछ उतना ही पढ़ना पड़ता है, हेयर की लेयर सब आपको उतना ही पढ़ना पड़ता है। बट अगर आप अच्छी एजुकेशन में आप अच्छे हो, पढ़ाई में आप अच्छे हो, तो आप बहुत अच्छे से ये चीज़ कर पाते हो। ओके, और दूसरा आपने बोला कि आपके पास मैथ थी साइंस में, हुँ, तो आपने लाइफ का मैथ भी समझ ही लिया कि हुँ। मुझे करना क्या है।
लाइफ के गणित को समझ करके आपने कहा मुझे एग्जैक्टली ये जाना है, ऐसे जाना है, ये करना है। इसमें ग्रोथ है, पैसा है। हम ना जो लोग हैं हो सकता है कि आज कुछ मोटिवेट भी हो, कोई इंस्पायर भी हो, वो कहे कि यार मुझे भी इस तरफ जाना है, मुझे भी कुछ अर्निंग करनी है, क्योंकि आज के टाइम में ना दो चीजें हैं जो हमें नजर आती है। एक तो आदमी सोच रहा है कि मेरे को प्यार कैसे मिल जाए, और एक आदमी मेरे को पैसा कैसे मिल जाए। तो हम प्यार की बात तो आज नहीं कर रहे हैं, हम पैसे की बात कर रहे हैं, तो हम उस पर भी जाएंगे। लेकिन जैसे ये बात आती है, तो आपका कोई पहला क्लाइंट का एक्सपीरियंस वो कैसा था? मतलब क्या कभी लगा कि यार कोई उस टाइम पे कभी कि नर्वस होते हैं या ऐसा कुछ हुआ? डेफिनेटली इनिशियली ना बहुत ज्यादा नर्वसनेस होती थी, क्योंकि मैं बहुत यंग थी। आई स्टार्टेड माय करियर व्हेन आई वाज 14-15। काम तो मैं बहुत अर्ली एज से कर ली थी, बट जब बहुत अच्छे क्लाइंट्स आप करने लग जाते हो तो दैट वाज लाइक मैं 18-19 की होगी। तो यंग एज में ना लोग आपको इतना सीरियस नहीं लेते। लोगों को लगता है कि यार ये फ्रेशर है, न्यू कमर है, तो लोग आपको वैसे ही समझते हैं कि इनको एक्सपीरियंस नहीं होगा। क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। आज अगर आप मुझसे बात करोगे आपको डाउट नहीं होगा मेरी एबिलिटी पे, पर अगर मैं 18-19 ईयर की कोई गर्ल आपको आके बोले कि मुझे एक्सपीरियंस है, तो आप सोचोगे एक्सपीरियंस कैसे हुआ, एज ही नहीं है। तो फिर वो चीज बहुत ज्यादा फेस होती थी। कभी भी कोई नया क्लाइंट करने जाते थे तो एक बार डर लगता था कि यार क्लाइंट ने कुछ ऐसा पूछ लिया तो हम क्या आंसर करेंगे। लेकिन वो चीज आपको एक्सपीरियंस देती है डे बाय डे। इनिशियली आपको लोग पे भी कम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार ठीक है फ्रेशर है, इसको बहुत ज्यादा नहीं भी देंगे तो चलेगा। बार्गेन बहुत ज्यादा करते हैं। जब तक आप एक ब्रांड नहीं बन जाते, आप एक वेल नोन फेस नहीं बन जाते, बार्गेनिंग सबसे ज्यादा होती है, और क्लाइंट आप पे डाउट भी बहुत करता है। तो वो चीज होती थी इनिशियली। ये वेल नोन बनने वाली जो बात है कि वेल नोन फेस आप जब तक नहीं बन जाते, तो क्या कोई लकी भी होते हैं ऐसे कि बहुत जल्दी बन जाते हैं, या ये इसमें कोई स्ट्रेटेजी चाहिए या टाइम चाहिए कि इतना तो कंसिस्टेंसी से आपको? टाइम का कुछ फिक्स नहीं है कि टाइम आपको कितना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटेजीज ऑब्वियसली होती है, जैसे हर इंडस्ट्री में होती है। आप जैसे देखोगे कोई एवरीबडी, मतलब जो लोग एमबीबीएस करते हैं वो सारे उतने फेमस डॉक्टर्स नहीं बन पाते। कुछ होते हैं जो रेजिडेंट डॉक्टर ही रह जाते हैं, या फिर अपना क्लिनिक नहीं खोल पाते, एक नॉर्मल हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। कुछ की अच्छी गवर्नमेंट सर्विस लग जाती है, कुछ का क्लिनिक इतना ज्यादा चलता है कि डेली भीड़ होती है। तो ये हर इंडस्ट्री में होता है मेरे ख्याल से, कि आप अगर बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हो, आपका लक भी आपके साथ है, आप हार्ड वर्किंग भी हो, आपकी सारी चीजें आपके फेवर में है, तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हो। कुछ चीजों में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कुछ लोगों को बहुत टाइम लग जाता है ग्रो करने में, कुछ बहुत जल्दी कर जाते हैं। लक डेफिनेटली काम करता है, बट आपका हार्डवर्क, आपकी नॉलेज, आपकी कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज, सब चीजें काम करती है पैरेलली, आई थिंक। पेरेंट्स ने बिल्कुल इजी वे में बोल दिया था? डेफिनेटली नहीं, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। तो मेरे पेरेंट्स को हमेशा लगता था, इवन तो लास्ट 4-5 ईयर्स पहले भी मेरी मम्मी पापा मुझे यही कहते थे कि तुम साइंस से थी, अच्छी जॉब कर सकती थी, कुछ और अच्छा कर लेती, कुछ और अच्छा कर लेती। क्योंकि इट्स ये ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी इंडस्ट्री बाहर से दिखती है, बहुत हार्ड वर्किंग भी है। जो आप बहुत टायर्ड होकर घर पे आते हो, रात को 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, आपको पूरे दिन के खाने का नहीं पता, तो मम्मी को डेफिनेटली लगता है कि यार जॉब कर रही होती बेटी 9 to 5, तो 6-7 ओ क्लॉक या 8 ओ क्लॉक आके डिनर टाइम पे करती, ब्रेकफास्ट लंच सब टाइम पे करती। तो मम्मी पापा को हमेशा से ही रहता था कि एजुकेशन लाइन में ऐसी किसी और अच्छी इंडस्ट्री में जॉब कर सकती थी। इवन तो उनको अब ये लगता है कि वी आर डूइंग ग्रेट। मतलब अब लग रहा है अब लग रहा है, हाँ। 4-5 साल पहले तक मतलब कुछ We डाई were से in था, ये doubt, बट हाँ, डाउट हाँ। में थे। पता नहीं उतना सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, या ये लोग इतनी मेहनत करते हैं उतना इनको ये लोग कर भी रहे नहीं कर रहे हैं, तो वो सब चीजें रहती है। तो ये तो आपकी शादी से पहले स्टार्ट हो गया था? शादी से तो बहुत पहले। बहुत पहले हो गया था। और फिर शादी के बाद में हस्बैंड का सपोर्ट और इन लॉज फैमिली का सपोर्ट मिलना भी एक चैलेंज होता है चैलेंज कि, होता है definitely। तो ये चैलेंज कैसे ओवरकम किया आपने? देखो ये मुझे ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, बिकॉज मेरे हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और टचवुड मेरे इन-लॉज भी इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं कुछ काम, इट्स अ प्रोफेशन, वो इसको एज अ प्रोफेशन नहीं लेते हैं। उनको पता है कि ये एक बहुत वैसा काम है जिसमें इनको हार्ड मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, टाइमिंग्स का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, एंड दे आर वेरी कोऑपरेटिव। और जब आप एक थोड़ा टाइम निकल जाता है तो आपको चीजें प्रायोरिटाइज करनी पड़ती है। जैसे अभी मुझे पता है कि अभी मेरा बेबी मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर है, तो मैं अपने टाइम्स को उस अकॉर्डिंग मैनेज करती हूँ। पर ये मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे करियर को, मेरे सैलून को 10 साल हो गए हैं। अगर मैं अभी ओपन कर रही होती तो डेफिनेटली मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, या तो मुझे अपने करियर के साथ करना पड़ता या फैमिली के साथ करना पड़ता। अभी टचवुड मुझे दोनों के साथ ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि फैमिली बहुत अच्छी है, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। लाइक मेरी मम्मी ने जितना सपोर्ट किया उतना ये लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे ना शादी होती है, एक हमारे ट्रेडिशन है, आप राजस्थान से ही हैं, तो राजस्थान में क्या है कि वो आते हैं, लड़के वाले आएंगे, लड़की देखने आएंगे, ये सब भी हुआ ही होगा आपके? मेरी लव मैरिज थी। तो फिर भी थोड़ा हाँ, बहुत थोड़ा बहुत तो था, हाँ, ऑब्वियसली आपके आना जाना घर में। हस्बैंड ने बताया तो होगा कि भाई मैंने लड़की जो पसंद करी है वो इतने तरह से मुंह बना लेती है, या मेकअप कर लगा लेती है इतने तरीके से। भाई या तो ये होता है कि भाई क्या क्या बनाना आता है, एक टिपिकल जो इन लॉज फैमिली में कि भाई क्या क्या बनाना आता है, या 50 तरीके से मेकअप करना आता है,
ऐसा कुछ क्या मतलब इम्प्रेशन कैसे था, कैसे इंट्रोड्यूस? नहीं, इंप्रेशन इन द सेंस उनको यही था कि उन्होंने जब मुझे देखा तो ऑब्वियसली उनको यही लगा होगा कि लड़की अपने आप में बहुत ग्रूम्ड है। उनको मेरे इन-लॉज़ के साथ ऐसा है कि दे आर फुल ऑफ, उनको ब्यूटी उनको ऑलरेडी अट्रैक्ट करती है। मेरी मदर इन लॉज़ और ये लोग, जब मैं कभी कम मेकअप करती हूँ किसी फंक्शन में, दे सेड कि तूने बहुत कम मेकअप किया था, बहुत अच्छे से मेकअप करना, आज बहुत अच्छे से तैयार होना, दे आर लाइक दैट। तो उन लोगों को ये चीज़, और वो खुद भी ऐसे हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है रेडी होना। मेरी मदर इन लॉ को बहुत पसंद है मेकअप करना। तो उनको ऐसा चाहिए कि उनकी बहू भी हमेशा सुंदर दिखे। तो शी इज़ वेरी हैप्पी विद दैट कि चलो मेरी बहू अपने आप को बहुत सुंदर रखती है। बाकी चीज़ों को उनको मैटर नहीं करता, बट उनको खुद को ग्रूमिंग और मेकअप करना ये सब बहुत पसंद है। तो मतलब ये चीज तो पहले ही सॉल्व हो गई जब कहा कि अरे हमारी बेटी ने तो एक सुंदर बहू चुनी हाँ, है हमारे लिए, तो एग्ज़ैक्टली, वो हाँ। मामला सेटल हो गया। ठीक है, अब इस पार्ट से आगे आते हैं। तो जैसे अभी ये इंडस्ट्री है, इसमें हम देखते हैं कि कोई आना चाह रहा है, उसे क्या क्या चीज़ों की बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि मान लो कोई आज के टाइम में तो मेल भी आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, एग्ज़ैक्टली। तो हम क्या माने कि क्या बेसिक नॉलेज उनके पास होनी चाहिए, फिर उसके बाद में वो आगे जाएं, और क्या यहाँ जयपुर में भी, राजस्थान में कोई अच्छे इंस्टीट्यूट है? लोग देखो, बेसिक नॉलेज से ज़्यादा उनको इंटरेस्ट होना चाहिए। नॉलेज आपको ज़ीरो हो, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। ओके। अगर आपको कुछ नहीं आता है बट आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप सबसे अच्छे स्टूडेंट हो मेरे लिए। हाँ, क्योंकि मुझे आपको करेक्ट नहीं करना है, मुझे आपको सिखाना है डायरेक्ट। तो पहले से जो आ रहा है पहले उसको से लीव नहीं जिसको आ करना। रहा है, बिकॉज़ मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो 20-20, 30-30 साल से सैलून चला रहे हैं, पार्लर से। हम्म, अब वो 20 साल पहले से जो मेकअप उन्होंने 20 साल पहले सीखा था, वो उसी को अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके। तो मुझे सबसे पहले उनको करेक्ट करना पड़ेगा हाँ, कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, अब ये चल रहा है, अब आप ऐसे करो। ओके। बेटर ये है कि अभी जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं, फ्रेशर्स आ रहे हैं, वो लोग बिल्कुल बिल्कुल मेरे लिए एक खाली पन्ना है एक तरह से। तो मैं इनको शुरू से सिखा रही हूँ, वो जल्दी अडॉप्ट कर पा रहे हैं और उनको किसी चीज को छोड़ना नहीं है, डायरेक्ट सीख रहे हैं। तो नॉलेज जरूरी नहीं है कि आपको पहले कुछ आता हो, आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप मन से करोगे। ये बिल्कुल वैसा, आप स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हो, जरूरी नहीं आपको पहले सब कुछ आता हो, बट आपका पढ़ाई में मन होना चाहिए, आपका मन करना चाहिए कि मैं पढ़ूं। तो वो सेम चीज इस इंडस्ट्री में भी है। एक पार्ट छूट गया है कि मेकअप इंस्टीट्यूट है, एकेडमी है दस्तूर मेकओवर के नाम से, और आपकी ब्रांच कहाँ है जयपुर में? मेरी गांधीपथ वेस्ट पर एक ब्रांच है जिसको 10 साल हो गए हैं कंप्लीट, और एक चित्रकूट में है, मेन चित्रकूट में। तो आपको पता चल गया कि कहाँ पहुंचना है अगर कुछ सीखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ये सीखने की बात आ गई, तो इसमें खर्चा? डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बट डिपेंड करता है आप अपनी अकेडमी कैसे चुनते हैं। ठीक है, कुछ अकेडमीज हैं जो बहुत ज्यादा पैसा तो लेती हैं, बट उस तरीके का आपको मतलब आपको रिटर्न उतना नहीं मिल पाता उस चीज। सीखने को नहीं मिल हाँ, रहा। तो आपको अकेडमीज बहुत सोच समझ के चुननी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, ऑब्वियसली आपको एक बजट बनाना पड़ेगा, और आपको क्लियर, जैसे हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि उनका विजन क्या है लाइफ को लेकर, करियर को लेकर के। क्योंकि मान लीजिए आपको बनना मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट है, आप आके ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हो या एस्थेटिशियन का कोर्स कर रहे हो, तो आप अपने करियर को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए आपकी, और आपके पास डेफिनेटली एक बजट होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको लगता है कि हम कम बजट में कुछ सीख लेंगे तो भी आपको कुछ बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला, और आपको लगता है बहुत हाई बजट में, बहुत आपको ऐसा चाहिए कि बस नाम होना चाहिए, टैबू होना चाहिए अकेडमी के नेम का, और आप जाके सीख लो, तो भी आपको कुछ बहुत अच्छा नहीं मिलेगा फॉर श्योर। क्योंकि जहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है, फीस बहुत ज्यादा है, वहाँ पे फोकस आप पे नहीं होगा इतना। वहाँ पे उनको कोई मतलब नहीं है आपका करियर का, आपने क्या सोचा है, क्या प्लान है आपके। उनके लिए सिर्फ आप एक स्टूडेंट हो, सीखो और जाओ। कभी कभी ऐसा भी तो है ना कि ब्रांड तो बन गया है, वहाँ पे टीचर उतना कैपेबल नहीं है। ये इसका भी फर्क पड़ बहुत सकता है फर्क कि पड़ता हो है, हाँ। सकता है कि किसी अच्छे नामी किसी आर्टिस्ट का एक ब्रांड है, वो जयपुर में भी हो सकता है, उदयपुर में भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, लेकिन उसमें टीचर वैसे नहीं है, तो उसका भी फर्क Exactly. पड़ता देखो, आपने खुद ने बताई ये चीज कि भी कोई ब्रांड है, है। उसकी हर जगह ब्रांचेस हैं, तो डेफिनेटली जिसने वो ओपन किया होगा वो वहां हर जगह अवेलेबल नहीं। तो जो मेन टीचर है आपका, वो तो है ही नहीं वहां पे। अब जो टीचर है आप जानते भी नहीं हो कौन है, क्योंकि उन्होंने हायरिंग करी एक नॉर्मल किसी मेकअप आर्टिस्ट को, एजुकेटर को हायर नहीं किया, मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया। अब वो कैसा सिखाने वाला है आपको पता ही नहीं, क्योंकि जो कैसा सिखा रहा है वो खुद कैसा काम करता है, दोनों अलग अलग चीजें। हो सकता है मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ पर मैं बहुत अच्छा सिखाती नहीं हूँ, हो सकता है मैं बहुत अच्छा सिखाती हूँ पर मैं बहुत अच्छा करती नहीं हूँ क्लाइंट पे। दोनों चीजें होनी चाहिए। आपकी मोस्ट कॉमन कोई ऐसी चीजें जो क्लाइंट लेके आती हैं कि भाई मुझे तो ऐसा चाहिए, ऐसा कुछ होता है मतलब? हाँ, वो इंस्टाग्राम ने सब कुछ कर ही रखा है अभी कि मुझे ऐसा फिल्टर मेकअप चाहिए, मेरा टेक्सचर ना दिखे। तो टेक्सचर एक ऐसी चीज है जो विजिबल होगी होगी, बिकॉज एक आपका ना कैमरे से वो चीज जाती है, सामने से आप देखोगे तो वो चीज दिखेगी एज इट इज। क्योंकि हम आपके पोर्सेस को हाइड नहीं कर सकते। अगर आपको कोई पिंपल बम्प है, हम उसे हाइड नहीं कर सकते। हम सिर्फ आपका कलर करेक्शन कर सकते हैं कि अगर आपको डार्क सर्कल है, हम उसे करेक्ट कर देंगे। आपको कोई मार्क्स हैं नॉर्मल, तो हम उसे हाइड कर देंगे, प्रॉपर 100% हाइड कर देंगे। बट टेक्सचर को हम नहीं छुपा सकते, और क्लाइंट की डिमांड रहती है कि टेक्सचर छुपे। दूसरा, क्लाइंट की एक और सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि मेकअप बहुत अच्छा हो पर मेकअप दिखे भी ना बिल्कुल भी। ये राजस्थान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली, कि मेकअप उनको दिखाना नहीं है, कलर करेक्शन, मतलब सब कुछ अच्छा भी हो जाए और मेकअप दिखे भी ना, नेचुरल भी दिखे पर मेकअप हो भी। तो वो दोनों चीजों में क्लाइंट खुद कंफ्यूज है, और वो हमें भी ऐसा सोचते हैं कि हम, मतलब हम लोग भी उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना क्या एग्जैक्टली।
नहीं, एक ना एक चीज में तो अभी एक शिकायत है आपसे, जैसे हमने देखा है कि वो है कुछ और उसको मेकअप से कुछ और बना दिया, मतलब ये तो गड़बड़ी हो जाती है। कहीं इंस्टाग्राम पे हमने कई रील्स देखी है, कहीं सोशल मीडिया पे वायरल होता है, तो ये तो एक, आपको नहीं लगता क्राइम कर देते हो कभी कभी आप? हाँ, मतलब मेरे हस्बैंड भी मुझे ये कहते हैं कि तुम दुल्हन जब सुबह दूल्हा देखता होगा अपनी दुल्हन को तो उसको लगता होगा ये कौन है। हाँ, बट इतना ड्रास्टिक चीज अब नहीं होता मेकअप में। ओके, ये पहले होता था। पहले बहुत थिक लेयर्स ऑफ मेकअप होती थी, बहुत हैवी गॉडी मेकअप होता था। अब अगर अभी आप देखोगे बहुत नेचुरल मेकअप होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट किया जाता अभी। पहले ये चीज होती थी और अभी भी अगर कोई कर रहा है बहुत हैवी आई मेकअप कर रहे हो, बहुत हैवी डिफरेंट लिपस्टिक्स लगा रहे हो, बेस बहुत थिक और हैवी बना रहे हो, आईब्रोज की शेप चेंज कर दी, फेस की शेप चेंज कर दी, डेफिनेटली ये चीज लगेगी। आप इसके अलावा क्या बॉडी लैंग्वेज भी सिखाते हो कुछ, कि भाई हाउ टू वियर और हाउ टू वॉक, ऐसी चीजें पे भी काम करते हैं? पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती है हमारे यहाँ पे, हम्म, बट दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। वो लोग जनरली जो पेजेंट में पार्टिसिपेट करती हैं उन गर्ल्स के लिए होता है। ओके, सेकंड चीज, हम लोग जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि हाउ टू हैंडल योर क्लाइंट। ओके, आप जब एक मेकअप पे जा रहे हो तो आपको कैसा ड्रेसअप होना चाहिए, आपका मेकअप, आपका हेयर कैसा होना चाहिए। आप जब क्लाइंट से मीटिंग पे जा रहे हो तो आपको कैसा ड्रेसअप होना चाहिए, आपका मेकअप कितना मिनिमल होना चाहिए, आपकी एक्सेसरीज कैसी होनी चाहिए, आपको बात कैसे करनी है। वो सब चीजें हमारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहती है हमारी ग्रूमिंग की, जैसे हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं हमारे सिर्फ उन्हीं को देते हैं। नहीं, एक चीज़ है जो हमारे व्यूअर्स का मिथ को तोड़ने के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक ना क्या होता है कि कोई, अगर हमारे ना ये एक पता नहीं क्या टैबू बना दिया है, गोरा काला वाला बहुत अजीब सा है। हर स्किन रिच है अपने अंदर, ठीक है? कलर कॉम्प्लेक्शन जो गॉड गिफ्ट है वो एक अलग बात है। आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कपड़े पहन करके, हेयर स्टाइल को ठीक रख के, अगर लड़की है तो ठीक सा मेकअप करके आप उसमें और ज़्यादा गॉर्जियस लग सकती हैं, लड़के हैं तो हैंडसम लग सकते हैं। तो ये आपके पास भी तो ये सारी चीज़ें होती होगी ना, कि आपको भी सारी चीज़ें लेकर के आते होंगे ऐसी परेशानी। उनको आप कैसे समझाते हो कि आप कैसे कॉन्फिडेंट दिख सकते हो? देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे मेकअप के लिए बेस्ट स्किन कॉम्प्लेक्शन कौन सा है, तो मैं हमेशा रिच कॉम्प्लेक्शन की तरफ जाऊंगी। जो रिच डस्की मतलब? कॉम्प्लेक्शन है, डस्की कॉम्प्लेक्शन डस्की, है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्शन में मेकअप सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। ओके। बिकॉज वहां आप सिर्फ फीचर्स को हाईलाइट कर रहे होते हुँ, हो। और मेरी इतनी क्लाइंट्स हैं, इतनी ब्राइड्स हैं, इतनी स्टूडेंट्स भी रही हैं जिनका कॉम्प्लेक्शन डेफिनेटली बहुत डस्की रहा है, रिच रहा है, एंड दे आर लुकिंग वेरी गुड इन मेकअप, विदाउट मेकअप टू। ठीक है, लेकिन आप ये चीज देखो कि लोगों को लगता है कि मुझे अगर बोलोगे मेकअप करने में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो फेयर स्किन टोन पे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है रेदर देन क्यों? फेयर में। क्या होता है ना, आप ऑलरेडी इतने फेयर हो तो क्लाइंट सबसे पहले तो आपको बोलेगा मैं तो ऑलरेडी बहुत फेयर हूँ, मुझे तो मेकअप की जरूरत नहीं। और फिर जब आप मेकअप करते हो तो मेकअप में थोड़ा सा डिस्कलरेशन या फिर कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है कि मेकअप क्लाइंट अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाता भाई, बहुत ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन, हुँ, बहुत ज्यादा ओवर फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है जिनका। नॉर्मल में तो चलता है बट बहुत ज्यादा फेयर है तो प्रॉब्लम आती है उन लोगों के साथ में। उनको आती है कि अपने आप को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि वो उन लोगों को लगता है हम ऑलरेडी सुंदर है, मेकअप की हमें जरूरत ही नहीं। तो थोड़ा भी मेकअप होता है तो उनको वो हैवी लगने लग जाता है या नॉन वेरेबल लगने लग जाता है। तो जो मीडियम स्किन टोन है दैट इज वेरी गुड, बट रिच स्किन टोन इज ऑल्सो वेरी गुड। और आपको कैसा ड्रेसअप होना है, आपको बेसिक अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देना है, स्किन अच्छी रखनी है। अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल मैटर नहीं करता। आप सिर्फ अपनी स्किन को हेल्दी रखो, जैसा कॉम्प्लेक्शन उसे कैरी करो, कॉन्फिडेंटली कैरी करो, अच्छा हेयर रखो, अच्छा स्किन केयर करो, थोड़ा बेसिक मेकअप करो, एंड गुड टू गो। आप जो आप आउटफिट्स पहन रहे हो, अगर आपका रिच कॉम्प्लेक्शन है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वाइब्रेंट कलर्स के आउटफिट नहीं पहनने। अच्छा, जैसे? आपके कलर्स, आपके आउटफिट्स में थोड़ी सी डिसेंसी, थोड़ा सा डलनेस आनी चाहिए, हुँ, कलर थोड़ा सा दबना चाहिए इन वेरी नॉर्मल लैंग्वेज की। कलर बहुत ज्यादा वाइब्रेंट, जैसे आपने टमाटो रेड कलर पहन लिया, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट येलो कलर पहने, इस तरह के कलर आपको नहीं पहने। आपको पहने ब्राउन, मरून कलर्स हो गए, बॉटल ग्रीन टाइप के कलर्स हो गए, ये आपके ऊपर। अगर आपको येलो में जाना है तो आपको हर कलर में आपको कलर मिलेगा, बट उसमें आपको थोड़ा सा उसका टोन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको येलो में पहना है तो यू कैन गो विथ मस्टर्ड। हुँ, ठीक है, आप ब्राउन्स में जा सकते हो। ठीक है, आपको अगर व्हाइट पहना है तो आप ऑफ व्हाइट कलर पहन सकते हो, बेज कलर्स पहन सकते हो। अगर आपको रेड पहनने का मन है तो आप मेरून पहन सकते हो। आपको पिंक पहनने का मन है तो आप ब्राउनिश मजेंटा कलर पहन सकते हो। दैट विल लुक सो गुड ऑन यू। और इसी तरह से आपको लिप शेड भी चूज करने चाहिए। जैसे अगर आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा रिच है या डस्की है तो आपको बिल्कुल ब्राइट रेड कलर की लिपस्टिक की बजाय आप थोड़ा सा मरूनिश टच की लिपस्टिक या ब्राउनिश टच की लिपस्टिक लगा सकते हो। दैट विल लुक सो गुड ऑन। तो ये सिर्फ रिच स्किन टोन लोगों के लिए थोड़ा सा रिकमेंडेशंस हैं, सजेशंस हैं। रिच स्किन मतलब वो जो डस्की जो का, अपने आप को थोड़ा-सा सांवला मान रहे हैं, एग्जैक्टली। लेकिन आपकी नज़र में वो रिच स्किन है, क्योंकि हाँ, क्योंकि और बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्शन होता है वो, इसलिए उसको बोला ही रिच स्किन टोन जाता है। ओके, तो उसके कुछ बेनिफिट भी होते होंगे कि हाँ, एजिंग को लेकर के या ऐसा? एजिंग को लेकर के तो आपका स्किन टोन मैटर करता है, लेकिन जो रिच स्किन टोन होता है सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उनके मेलानिन प्रोडक्शन प्रॉपर होता है। अगर आप देखोगे तो उनको जो स्किन कैंसर होता है उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते ओके। हैं, पिगमेंटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि मेलानिन प्रोडक्शन इक्वल हो रहा है और अच्छा हो रहा है। हुँ,
तो वो अच्छी स्किन रहती है आपके लिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में जाओगे, ऐसी कंट्रीज में जाओगे, वहाँ पे स्किन कैंसर इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि उनका स्किन टोन बहुत फेयर है, मेलानिन प्रोडक्शन बहुत कम तो इसीलिए सनबाथ वगैरह है। वो करते हैं एग्जैक्टली बॉडी को टैन हाँ करने के लिए। एग्जैक्टली। ओके। आपने बोला ना ये जब स्किन कैंसर वगैरह की बात करी तो ये जैसे हम मेकअप और ये प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो इसमें फिर क्या ध्यान रखना चाहिए, मतलब क्या आप सजेस्ट करती हैं कि आज के टाइम में तो कोई भी एक ऐड देखेगा तो उसको पता नहीं मुझे जाना है खरीदना है, वो उसने देखा कि वो फलाने एक्टर या एक्ट्रेस ने किया और वो लेकर के आ जाए। देखो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, और अगर आप जो इजी अवेलेबल हो रही है चीज़ों में सबसे बड़ा अगर आप हार्म देखोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, मैंने अभी रिसेंटली मेरे क्लाइंट के साथ एक इंसिडेंट हुआ है, मैं उसको सच में शेयर करना चाहती हूँ ताकि जो भी ऑडियंस इसे देखे वो थोड़ा सा अवेयर हो। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए, जो इजीली अवेलेबल नहीं होते थे पहले, ओके। केमिकल बेस्ड जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जिनके बहुत सिवियर साइड इफेक्ट्स है। सिवियर मींस लिटरली सिवियर साइड इफेक्ट, ठीक है, वो इजीली अवेलेबल अवेलेबल हो रहे हैं। मतलब आपको सिर्फ एक एक ऐड आएगा आपके पास, आपको लगेगा कि यार ये मेरी लाइफ बदल देगा, और उस ऐड पे आप क्लिक करके उसे ऑर्डर करके मंगा लोगे। आपने कुछ स्टडीज नहीं करी है और आपने उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। यू कांट इमेजिन कितनी सिवियर चीजें आपके साथ हो सकती है उसके बाद में। आप जैसे उस प्रोडक्ट को छोड़ोगे लगाना, स्टेरॉइड बेस्ड प्रोडक्ट्स वैसे भी मिल रहे हैं, उसके अलावा ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं जो आपको, जो डॉक्टर्स भी सजेस्ट करने से पहले 10,000 बार सोचते होंगे, ओके। वो इजीली मार्केट में मिल रहे हैं और लोगों से अप्लाई भी कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, और उसके सिवियर साइड इफेक्ट्स उनके 100% आने ही हैं। तो मैं सबसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदो, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा केमिकल बेस्ड है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। बिना डॉक्टर से बात करे हुए, बिना किसी अच्छे जो नोन है इस चीज के उससे बात करे आप कुछ भी ऑर्डर मत करो ऐसा, क्योंकि बहुत ज्यादा सिवियर चीजें आपके साथ हो सकती है लाइफ में, स्किन को लेकर भी और हेयर को लेकर भी और पूरी बॉडी में इंटरनली। तो स्किन वाइटनिंग की जरूरत क्या है, आपका कॉम्प्लेक्शन वो वैसे ही है, आप उसी में कॉन्फिडेंस फील कीजिए, थोड़ा सा एग्जैक्टली मेकअप अगर हाँ, फीमेल है थोड़ा सा तो। मेकअप करो, अपनी स्किन को हेल्दी रखो, आप सिर्फ आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाने में फोकस करो रेदर देन अपने कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करने के बजाय। अच्छा, आपने ना एक बात बोली अभी कि डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जाओगे तो आपको स्किन के बारे में बताएँगे। आपका पार्ट कैसे डिफरेंट है उनसे, या आपका पार्ट कैसे उनसे रिच है फिर? लुक दैट एक्चुअली क्या होता है ना, आप हर चीज के जब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन भी देते हैं, कुछ होती है विटामिन की, और जो आपकी कैल्शियम, आयरन, इन सब चीजें की जो आपको मेडिसिन रिकमेंड की जाती है वो दैट इज ओके, वो ठीक है। कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिसको अगर आप यूज करते हो एक लंबे समय तक, एक फिक्स टाइम पे आपको उसको बंद करना होता है। अगर आप उसको नहीं बंद करते हो, कुछ स्टेरॉइड बेस्ड भी होते हैं और कुछ और ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं उसमें जो आपके लिए आगे जाके हार्मफुल हो सकते हैं, वो आपकी स्किन को सेंसिटिव बनाते हैं सबसे पहले। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स जो डर्मेट के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, ट्रीटमेंट के बाद में प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करते हैं, मेडिसिन जो डॉक्टर ने दी है उनको वो सेम प्रॉब्लम जब भी होती है वो बिना डॉक्टर से बात करे वो मेडिसिन लेते हैं, और उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि सन सेंसिटिव हो गई, प्रोडक्ट सेंसिटिव हो गए, अब ना वो धूप में एक्सपोजर में बिल्कुल भी नहीं जा सकते, ना वो कोई प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करवा सकते वो। वहीं अगर आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो या एक सैलून पे जाते हो, तो अगर आप एक अच्छे सैलून पे जा रहे हो या एक अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, तो हम लोग को इनटेक वाली कोई भी मेडिसिन नहीं देंगे हम आपको। हम जो भी आपको अप्लाई करेंगे सुपरफिशियल लेयर पे होगा, सुपरफिशियल लेयर पे जो भी हम अप्लाई करेंगे वो हमको अच्छे से गाइड करेंगे कि आपको प्रिकॉशंस कैसे फॉलो करनी है। ओके। सारी प्रिकॉशंस फॉलो करने के बाद आप एक रेगुलर रूटीन में अगर आप जाते हो तो आपको ये सारे सिवेरिटीज नहीं देखनी पड़ेगी, बट आपको रूटीन में लाना पड़ेगा उस चीज को, कि आपको बिना पूछे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। अगर हम ये बात करते हैं, लोग तो जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो ये जो बड़े-बड़े ब्रांड हैं, इसमें से अगर हम आउट ऑफ 10 रेटिंग की बात करेंगे तो कितने ब्रांड फेल हो जाते होंगे? आउट ऑफ 10 रेटिंग की बात करो, अगर आप ये देखो कि उनमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से आप देखोगे तो 10 में से मेरे ख्याल से 7-8 तो फेल ही हो जाता है रिजल्ट्स में। ये बड़े ब्रांड की बात है। हाँ, रिजल्ट्स में भी हम बात करें, रिजल्ट्स में भी आप देखोगे तो 6 to 7 तो फेल है, उनका रिजल्ट इतना नहीं दिखता है। उनमें से बाकी अगर आप इस चीज की बात करो हार्मफुल इंग्रेडिएंट में, तो भी 7 to 8 फेल है, क्योंकि कुछ ना कुछ आप ऐसा डालोगे उन प्रोडक्ट ताकि वो इफेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो सारे प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते हैं, आपको देख के ही लेने पड़ेंगे, सारी स्टडी करके। कोई एक फीमेल है, मान लीजिए मेरी वाइफ पहुँच रही है, वो एक मेकअप के लिए जा रही है, तो आप उसको क्या चीज़ें बताएँगे कि मतलब ये मेकअप आपको कब तक कैसे वियर करना है, कैसे रिमूव करना है? इसकी भी कुछ टिप्स होते हैं? क्लाइंट्स के साथ सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मेकअप हो गया, अब मेकअप होने के बाद क्या, जब आप रात को, क्योंकि फंक्शन आपका खत्म हो गया, अब आपको मेकअप रिमूव कैसे करना है। अगर आपने मेकअप रिमूवल का प्रोसेस आपका सही नहीं है तो आपको बम्स आ सकते हैं। पर ये प्रॉब्लम और ये डिस्कशन मेजरली उन्हीं क्लाइंट के साथ होता है जो फर्स्ट टाइम मेकअप करा रहे हैं, या जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, या जिनको बहुत जैसे मैंने आपको बताया कि सेंसिटिव स्किन हो जाती है कि रिएक्ट करती है हर चीज साथ में, तो उन लोगों के साथ ये डिस्कशन सबसे ज्यादा होता है। अगर आपकी स्किन प्रोडक्ट सेंसिटिव है तो आपका मेकअप रिमूवल प्रोसेस ठीक होगा, तभी आपका स्किन ठीक रहेगा नेक्स्ट डे, अदरवाइज आपको बम्स भी आ सकते हैं, स्किन में एलर्जीज भी हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो मेकअप रिमूवल का प्रॉपर हम प्रोसेस बताते हैं क्लाइंट को कि मेकअप रिमूव करना है आपको मेकअप रिमूवर से ही, मेकअप रिमूवर वाइप से, डायरेक्ट फेस वॉश नहीं करना है। क्लाइंट कुछ होते हैं डायरेक्ट मेकअप किया हुआ है, सीधा फेस वॉश लिया और स्टार्ट हो गया फेस क्लीन करना, तो वो आपको बहुत सारी चीजें आपकी स्किन में हो सकती है साइड इफेक्ट। और मेकअप से पहले भी हम लोग क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि आपका प्रॉपर फेस फेशियल हेयर रिमूव हो,
आपने स्किन में डीप क्लीनिंग कराई हो, डीप क्लीन अप या फिर आपने फेशियल्स कुछ लिया हो, ताकि ग्लो मेकअप का बहुत अच्छे से निकल के आए। तो दोनों चीजें हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं। अब हमने टीवी में और ये देखा मेकअप आर्टिस्ट जब देते हैं उसके बाद में जो मेकअप रिमूवल का प्रोसेस आता है तो कोई कोकोनट मिल्क या ऐसा कुछ होता है वो उससे वो रिमूव करके फिर इजीली जो अवेलेबल है हमारे घर में चीज, अगर आप मेकअप रिमूवर नहीं खरीदना चाहते हो तो, और आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है, तो आप कोकोनट ऑयल से आप इजीली क्लीन। उसके अलावा बहुत सारे मेकअप रिमूवर्स आते हैं। मेकअप रिमूवल मिनरल वाटर आता है, जिससे आप जो वाटर वेस्ट होता है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मिनरल वाटर से क्लीन कर सकते हो। बिकॉज अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपने ऑयल से ही क्लीन किया तो आपकी स्किन और ज्यादा ऑयली हो सकती है, बम्स आने के चांसेस हैं, ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन अगर आप मिनरल वाटर से क्लीन करते हो, फिर अच्छे से फेस वॉश करते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नाइट रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा। हमने एक बात और छोड़ी बीच में वो आपने बोला कि जब कोई आ रहा है तो उसके बजट की बात करते हैं तो एक स्टार्टिंग बजट फिर भी हम कोई व्यूअर है वो आप पे अप्रोच करना चाहेगा कि ठीक है यहाँ से तुम्हें स्टार्ट हो सकता है ऐसा कुछ। देखिए, अगर आप मेकअप इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं और हम यहाँ फीस के बजट की बात करते हैं, तो मुझे लगता है एक जो बेसिक अमाउंट होता है वो 50-60,000 तो आपका होना ही चाहिए बजट। ओके। आप बाकी अकेडमीज में जाओगे, वैसे तो हमारी अकेडमी की जो फीस है वो नॉर्मल किसी भी अकेडमी से आप देखोगे कंपैरेटिवली हमने थोड़ी कम ही रखी हुई, ताकि हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सके। ठीक है, कोर्सेज में हमारे जो बेनिफिट है वो ये है, क्योंकि हम लोग 10-15 साल से सैलून चला रहे हैं, मुझे खुद को 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमें फ्लोर की अच्छी नॉलेज है। देखिए, आपने मेकअप तो कहीं से भी सीख लिया, उसके बाद में आपको करियर भी बनाना है अपना, आपको काम करना आना चाहिए, क्लाइंट हैंडलिंग आनी चाहिए, बिजनेस कैसे ग्रो करना है, इंस्टाग्राम कैसे ग्रो करना है, अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है, मार्केट में अपने आपको स्टैब्लिश कैसे करना है, ये सब चीजें हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं आपको। आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाने से लेकर पोर्टफोलियो शूट कैसे करना है, वो सब आपको सिखाते हैं। तो 50-60,000 एक मिनिमम अमाउंट होता है आपके कोर्स का। उसके बाद आप कौन सा कोर्स में एनरोल कराते हैं, आपको किस तरीके से ग्रो करना है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। पर 50-60 कौन कौन से कोर्स होते हैं इसमें। तो देखो, मेकअप आर्टिस्ट अगर आपको बनना है तो सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स है। मेकअप आर्टिस्ट आपको हेयर स्टाइलिस्ट भी बनना है तो मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइल का कोर्स आपको करना होगा। अगर आपका प्लान है कि मुझे आगे सैलून ओपन करना है, तो हम लोग आपको प्रॉपर एस्थेटिशियन प्लस मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स ऑफर करते हैं, जिसमें आपका स्किन का, हेयर का सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है और भी एडवांस कोर्स। अब आपको सैलून तो ओपन करना है, लेकिन आपको बहुत ही मतलब एडवांस लेवल पे सैलून ओपन करना है, तो हम आपको प्रॉपर एडवांस मेकअप्स हो गए, परमानेंट मेकअप टेक्निक्स हो गई, हेयर एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन, नेल एक्सटेंशन, परमानेंट्स में जितनी भी चीजें होती है, ट्रीटमेंट्स हो गए, ये सब चीजें भी सिखाते ज़्यादा कुछ ना इंडस्ट्री के अंदर ना एडवांसमेंट आते रहते हैं। हम कई बार रिसर्च करते हैं, खुद कुछ क्रिएट करते हैं। हैं। जैसे पहले हमने कभी देखा होगा कि हम नाखून काटते हैं तो नाखून वो नेल कटर लिया काट लिया। आज के टाइम में फीमेल वो पता नहीं फाइलिंग और ये सारी चीज़ें तो ये सारी जो नई-नई आई है जो लोग जानते हैं, वो कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपको आपके पास में भी ऐसी चीज़ें हैं कि आप भी कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ एडवांसमेंट की कुछ ऐसी टिप्स या ऐसी कोई नई टेक्निक जो आप ही ने निकाली हो ऐसा कुछ? देखो, एक्चुअली ना नई चीजें डेफिनेटली आती है। इंडस्ट्री वैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है, फास्टेस्ट ट्रांसफॉर्म भी होती जाती है, चीजें बदलती बहुत जल्दी है। बाकी इंडस्ट्रीज में अगर चेंजेस, एक तो अगर आप कपड़ों के ब्रांड्स की बात करो या स्टाइलिंग की बात करो, उसमें भी चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं। जो लास्ट ईयर जो ट्रेंड में था, इस साल कुछ और ट्रेंड में है। हाँ। मेकअप इंडस्ट्री में वही है, जो लास्ट ईयर जो ट्रेंड में था, इस साल कुछ और ट्रेंड में है, नेक्स्ट ईयर कुछ और ट्रेंड में आएगा। और हो सकता है समटाइम्स तो 6 मंथ्स में चेंज होता है, सीजन वाइज चेंज होता है। इनिशियल एक साल में 2 बार ब्राइडल सीजन होता है, इनिशियल ईयर में जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक का, एक लास्ट में नवंबर दिसंबर का। तो जो चीज ट्रेंड में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में है, जरूरी नहीं वो नवंबर दिसंबर में भी ट्रेंड में हो, वो नया ब्राइडल सीजन आ जाता है। तो ब्राइडल सीजन के अकॉर्डिंग वो चीजें होती है। तो जो चीजें चेंज होती है वो सिर्फ टेक्निक चेंज होती है आपकी। मेकअप डेफिनेटली आप जो कर रहे हो आप वही करो, पर मेकअप करने की टेक्निक्स बदल जाती है। जैसे इनिशियली हम लोग जब मेकअप लगाते थे, फाउंडेशन अप्लाई करते थे, तो हम ब्रश से लगाते थे, फिर हम उसे ब्लेंडर से ब्लेंड करते थे, पर ब्रश दूसरी होती थी, सिंथेटिक होती थी। अब आप डायरेक्ट ब्रश से ब्लेंड कर लेते हो, आपको ब्लेंडर से इतना ब्लेंड करने की जरूरत नहीं होती। कुछ बीच में ऐसे ट्रेंड्स आए थे कि आपको फाउंडेशन बिल्कुल ऐसे अप्लाई करना है, अगर आपको थिक चाहिए, हैवी कवरेज चाहिए, तो आप सीधा जैसे हम लोग क्रीम अप्लाई करते हैं वैसे आप फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स आती रहती है। कुछ टेक्निक्स हम लोग जब काम करते थे, छोटी छोटी टेक्निक्स रोज नहीं बनती है हमारे साथ में, कि आज हमने ये चीज करी, इसमें हमें ये चैलेंज आया, हमने खुद ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन में किया, तो कुछ नया हमने इसमें इनोवेट कर दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं वो सारी। फीमेल को ना अपने हेयर स्टाइल को लेकर के बहुत सारी चीज़ें रहती है कि मेरा हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए प्रॉपर, मैं उसमें ज़्यादा अच्छी दिखूँ। तो क्या आप फेस शेप के हिसाब से भी उनको रिकमेंड करते हो? ऐसा क्या क्या तरीका होता है वो बताओ ना एक बार? देखो, अगर आपका फेस बहुत बल्की है, आपको लगता है कि फेस पे फैट बहुत ज्यादा है, तो आपकी हेयर स्टाइल हमेशा ऐसी होगी जो दोनों साइड से आपके फेस को कवर करे। हेयर कट जो आपका होगा, तो जो दोनों साइड से आपके फेस को कवर करे। आपको ऐसी हेयर स्टाइल बनानी जो बिल्कुल ब्रश लुक हो, पूरे बाल पीछे चले गए आपके, तो फेस का जो शेप है पूरा, हेयर लाइन और जॉ लाइन दोनों क्लियरली दिखेगी, तो आपका फेस डेफिनेटली बल्की दिखेगा। हाँ, पहले आप देखोगे पफ्स बहुत ट्रेंड में थे, लोग यहाँ पे पफ्स बना लेते थे बहुत ऊंचे ऊंचे करके, तो वो फेस और मतलब अजीब, मतलब फेस का पूरा शेप ही बदल जाता था, क्योंकि आपने अपने फेस को, आपका राउंड फेस है और आपने एक ऊपर से एक अलग से पफ निकाल दिया। तो वो एक अलग ही चीज थी जो पहले आई थी बीच में।
अब ऐसा है कि आप जो हेयर बनाते हो, आप जनरली अगर आपका फेस नॉर्मल से लेकर स्लिम से लेकर के बेसिक मीडियम शेप में फेस है आपका, तो आप हमेशा ब्रश लुक प्रीफर करोगे। पूरे बाल पीछे करके आप रख सकते हो। ओपन हेयर्स में अगर आपका सिंपल फेस कट है तो आप कैसा भी हेयर रख सकते हो। आप ब्रश भी कर सकते हो, आप ओपन भी रख सकते हो, साइड में स्ट्रेट भी रख सकते हो। अभी जो ट्रेंड में आप देखोगे जनरली लोग ना पूरे हेयर्स, पहले लोग फ्रिंजेस कट होते थे, पहले आपने देखा होगा हर लड़की के आगे से फ्रंट से बाल कटे हुए होते थे। अब आप देखोगे वो कम है ट्रेंड में। अभी आप सबके बाल देखोगे लॉन्ग है, मतलब फ्रंट से और बैक से साइज सेम है बालों में। तो वो चीजें टाइम टू टाइम चेंज होती है, क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कराता है। अगर मेरा वॉल्यूम बहुत अच्छा है, सिर्फ फेस शेप नहीं, आपका हेयर का टाइप भी मैटर करता है। अगर मेरा बहुत हेयर में वॉल्यूम कम है, तो मुझे हेयर कट ऐसा लेना पड़ेगा कि मेरा थोड़ा बाउंसी लगे हेयर, वॉल्यूम उतना कम ना दिखे। ठीक है। अगर मेरा वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो मुझे कट ऐसा लेना है कि मेरे सिर्फ हेयर ही हेयर ना दिखे, थोड़ा सा बैलेंस में आ जाए। तो दोनों चीजें वेरी करती है हेयर कट में और हेयर स्टाइलिंग में, कि आपका हेयर का टाइप कैसा है और आपका फेस का शेप कैसा है, उन दोनों के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल डिसाइड। ये जो आपने बोला वॉल्यूम के बारे में, हेयर के वॉल्यूम के बारे में, क्या इसको सुधारा जा सकता है? देखो, ये एक ऐसी चीज है जिसको बहुत ज्यादा हद तक नहीं सुधार सकते आप, लेकिन आप लाइफस्टाइल चेंजेस करके, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा जिसे आपने लगाया और आपका वॉल्यूम बढ़ गया। आपको अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। अभी हेयर लॉस और हेयर फॉल इतना ज्यादा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब है, हम लोग के इंटेक्स बहुत ज्यादा खराब है। हम ऐसी कौन सी चीज खा रहे हैं जिससे हमारे हेयर को ग्रोथ मिलेगी, हमारे हेयर में बाइटिन जाएगा, या हमारे हेयर की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होगी। हम ऐसी हमारे इंटेक से बिल्कुल जंक फूड्स और इन सब पे, तो जो हमें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं हो रही, तो हम हेयर की रिक्वायरमेंट्स कहाँ से फुलफिल करेंगे। तो आप अपने सबसे पहले चीज आप अपने इंटेक सुधारो। ओके। आप अपने इंटेक से इंप्रूव करोगे, हेयर आपका अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। तो उसके अलावा शैम्पूज आप सही चूज करो, ज्यादा केमिकल बेस्ड शैम्पूज यूज मत करो, तो उससे भी आपका हेयर का टेक्सचर, मतलब वॉल्यूम कम, मतलब हेयर फॉल कम कंट्रोल होगा। ओके। तो जैसे आपने बोला बायोटिन वगैरह के लिए, कई लोग हैं ये एग प्रेफर नहीं करते हैं, और मैंने सुना है कि बायोटिन ज्यादा एग से ही मिलता है, ऐसा है? बायोटिन देखो, एग एग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बायोटिन अगर आप लेते हो तो बायोटिन बेस्ड सप्लीमेंट्स सप्लीमेंट्स बहुत या सारे मिलते हैं, आप वो उसमें जा सकते हो। और ये कोई भी ले सकता है, ये मतलब कोई भी ले सकता इसके लिए कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की है, जरूरत नहीं है? प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, बट कुछ केसेस में आपको डॉक्टर से बात करके लेनी चाहिए, जैसे प्रेगनेंसी में या लैक्टेटिंग हो आप तो, या फिर आपको कोई और सीवियर हेल्थ इशू है तो यू हैव टू डिस्कस विद द डॉक्टर। बाकी तो आई गेस आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोमल, मैं आपसे एक अलग सी चीज जानना चाह रहा हूँ। आज मेकअप की बात कर रहे हैं। मेकअप की जब भी बात आती है ना, तो हम फीमेल को देखते हैं मेकअप करवाते हुए भी, और ज़्यादातर फीमेल को ही देख रहे होते हैं कि वो उनका मेकअप कर रही है। क्यों? हम ये समझते हैं कि वो ज़्यादा समझती है। लेकिन आज के टाइम में ना मेल भी इस इंडस्ट्री में बहुत आ गए हैं, और पता नहीं क्यों लोग फीमेल ज़्यादा प्रेफर कर रही है कि क्या मेल को अच्छे से स्टाइलिंग पता होगी, या उसे ये पता होता है कि मेरे को मतलब उस लेडी को पता है कि इसे ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि मैं सुंदर सुंदर कैसे दिखूंगी। ये मतलब क्या है ये? देखो, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, कि हेयर को लेकर जब भी आप बात करोगे तो फीमेल के माइंड में हमेशा मेल आएंगे। ओके। कि जब भी आपको हेयर स्टाइलिंग का दिमाग में आएगा, आप सोचोगे यार, कोई भी लड़की होगी उसको लगेगा कि अगर लड़का होगा, बहुत कई लोगों का ये मतलब टैबू ही है एक तरह से, क्योंकि मुझे लगता है जेंडर बेस्ड ही बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हेयर कलर की बात होती है क्योंकि हम लोगों का फीमेल सलोन है, हमारी पूरी टीम फीमेल है एंड दे आर डूइंग रियली ग्रेट। आप हेयर हाईलाइटिंग से लेकर हेयर केमिकल वर्क में बात करो, दे आर लिटरली डूइंग वेरी ग्रेट। पर कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको अभी भी ऐसा लगता है कि अगर इनकी जगह लड़का कर रहा होता तो कुछ और कर देता। अच्छा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ एक टैबू है, लोगों ने बना लिया है कि लड़के करेंगे तो ज्यादा अच्छा करेंगे। जेंडर बेस्ड तो कुछ है ही नहीं। अगर एक प्लेन उड़ाना है तो मुझे, जैसे लड़कों को लगता है कि लड़की इतना अच्छा नहीं उड़ा पाएगी जितना लड़का उड़ाएगा, मुझे नहीं पता क्या रीजन है उसमें। ऐसा लड़का ऐसा क्या करने वाला है जो लड़की नहीं कर सकती है, क्या प्रोसेस ऐसा होने वाला है जो लड़का ही करेगा लड़की नहीं कर सकती, वैसा ही सेम इस इंडस्ट्री में। नहीं नहीं, लेकिन ये फील्ड तो आप ही की थी हमेशा से, यहाँ तो ये लड़कों ने फील्ड भी। हमेशा से, हाँ, लड़कियों की ही थी। हाँ। लड़के इसमें आए हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छा पैसा है। आप ओके। बहुत सारे लोगों को अगर देखोगे तो उनके जो वाइफ्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए भी उनके हस्बैंड आ गए हैं। हम्म। कि कई लोगों ने अपने जॉब्स भी छोड़ दिए हैं, अपने जो काम वो कर रहे थे वो भी छोड़ दिए, क्योंकि उनको दिख गया है कि यार, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, वहां पे अगर आप कुछ एक अमाउंट कमा रहे हो, हम्म। बट आपको दिख रहा है कि आपकी वाइफ इस इंडस्ट्री में आपसे डबल या ट्रिपल या उससे भी ज्यादा अर्न कर रही है, तो आपको भी लगेगा यार, मैं क्यों कहीं जॉब कर रहा हूँ, मैं अपना ही बिजनेस संभालती हूँ, अपनी वाइफ की हेल्प करता हूँ। तो फिर आप आए, आपने धीरे धीरे फिर देखा यार और पैसा है, मैं खुद ही करने लग जाता हूँ, फिर आपने धीरे धीरे और कर लिया, या आपकी सिस्टर कर रही है, कोई भी कर रहा है आपकी फैमिली में, आपकी मदर कर रही है, तो लोग आ गए इस इंडस्ट्री में। वो इवेंचुअली आए, उनको लगा कि ठीक है, कुछ और करने के बेटर ये ऑप्शन है, और लिटरली अच्छा किया है उन लोगों ने। बहुत सारे लोग ऐसे बहुत अच्छे नाम है इस इंडस्ट्री में जो मेल अच्छा कर रहे हैं। बट मैं इसको नहीं मानती कि इसको जेंडर ओरिएंटेड होना चाहिए या जेंडर स्पेसिफिक करना चाहिए हमें। इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी, काम है, कला है, आर्ट है, कोई भी अच्छा कर सकता है। मतलब एक मेल भी एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता लड़की है। भी एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकती है, फीमेल भी हाँ। अच्छा आर्टिस्ट। आजकल बच्चे देखो आप, हाँ। आज मैंने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखती हूँ, 5-5 10-10 6-6 साल की लड़कियां इतना अच्छा मेकअप कर रही है, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो ये लर्निंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है, आपने कितना अच्छा सीखा है, कितना आपका कितना मन है।
अगर आज आपका मन है, मतलब मेरा मन कुछ ऐसा करने का है जो सिर्फ लड़के ही कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है मेरा इतना ज्यादा, मैं इतनी डीप चली गई उसमें कि मैं आपसे भी बेटर उनसे भी करूंगी। अच्छा करता हूँ, बिल्कुल ठीक सही है, बात है। वही सेम चीज है कि अगर किसी लड़के ने का इंटरेस्ट जनरेट हो गया है उस चीज में और वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है, मैं नहीं कर रही पर सामने वाला कर रहा है, तो वो अच्छा कर लेगा उसमें। जेंडर क्या करेगा इसमें? नहीं, लेकिन पता है कई बार देखा है कुछ लड़के जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर वो उनके हाव-भाव और वो सब वो हो भी लड़कियों जैसे ही गए हैं, तो ये क्या क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है? पर्सनैलिटी क्यों चेंज हो जाती है? अगर आप पूरे दिन एक बच्चे के साथ में आपको छोड़ दूँ, कि हुँ, एक 2 साल का बच्चा है, वो जिस तरीके से आपको पूरे दिन उसी के साथ रहना है, या फिर मैंने आपको 10 बच्चे दे दिए छोटे वाले, आप 10-15 दिन बाद ना आप ऐसे ही बोलने लग जाओगे, तुतला-तुतला के बात करने लग जाओगे, वो बॉडी लैंग्वेज आपकी अपने आप चेंज, क्योंकि आपके सराउंडिंग सिर्फ बच्चे हैं। हुँ, वैसे अगर आपके सराउंडिंग सिर्फ लेडीज़ ही लेडीज़ है, तो आपके अपने आप ना हाथ, हाव-भाव, एक्सप्रेशन सब ऐसे हो जाएँगे। हुँ, तो सम टाइम समवेयर, तो मुझे तो यही लगता है यही इफेक्ट होता है कि जहाँ आप जिस एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा रह रहे हो, आप मिल ही नहीं रहे हो लड़कों से, आप लड़कों के साथ रह ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ लड़कियों के साथ रह रहे हो, लड़कियों का ही काम कर रहे हो, लड़कियों को ही सर्व कर रहे हो, दिन भर लड़कियों के साथ हो, तो अपने आप वो चेंज हो जाती है बॉडी लैंग्वेज। एक कम्युनिटी आती है जो ये एलजीबीटीक्यू से है, गे कम्युनिटी है, इसमें से ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि मेकअप इंडस्ट्री में हाँ, है। बहुत सारे मेरे नोन्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस कम्युनिटी से आते हैं और वो इस इंडस्ट्री में, क्योंकि उनका इंटरेस्ट उन चीज़ों में ऑलरेडी नॉर्मल एक मेल से ज़्यादा होता है। अगर किसी हम गे मेल की बात करते हैं, गे की बात करते हैं, तो उनका ऑलरेडी उनका जो तरीका है बात करने का, सब चीज़ें करने का, वो फीमेल की तरफ है, तो उनको वो चीज़ें अट्रैक्ट करती है। जैसे मुझे खुद को मेकअप करना पसंद है खुद पे, तो मैंने उसको अपना करियर बना लिया, क्योंकि मुझे फिर वो चीज़ में जो मुझे मेरा आर्ट है, मुझे इंटरेस्ट है, वो मैं सब पे कर रही हूँ और मेरा करियर बन गया, मैं उससे पैसा भी कमा रही हूँ। तो वो इस तरह से इस इंडस्ट्री में आ गए। ओके, और वो अच्छा कर रहे हैं। हाँ। दे आर डूइंग गुड। कई कई तो ऐसा है कि वो मेकओवर करके जब सोशल मीडिया पे आता है तो उनको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये ये मेल है या फीमेल है। हाँ, इवन दो मैंने कई लोगों को देखा जिनकी वॉइस भी आप देखोगे बिल्कुल फीमेल जैसी है। बिल्कुल, तो ये तो ना बिल्कुल, मतलब हम इसे मेकअप से रिलेट तो कर रहे हैं, बट दे ऑल आर इन्फ्लुएंसर्स। ओके। मेकअप उनका पार्ट है, उनको मेकअप करके ही रील बनानी है। अब उनको इतना अच्छा आता है कि वो अपने आप को बिल्कुल, मतलब अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं। तो बाकी वो एक आर्ट है, उनको अच्छे से करना आता है। मतलब समहाउ देयर सोर्स ऑफ अर्निंग ही है वो एक एग्जैक्टली तरीके हाँ। से। अब मैं डेली मेकअप करके रील बना रही हूँ, इवन दो आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, पर मैं डेली एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं डेली मेकअप करके रील बना रही हूँ, तो मेरा मेकअप डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा, बिकॉज आई एम डूइंग प्रैक्टिस। और मैंने कोई कोर्स भी कर लिया छोटा, मतलब एक क्रैश कोर्स कर लिया, सेल्फ मेकअप कोर्स कर लिया, क्योंकि मुझे रील बनानी है। तो उस चीज में मैं आज डेली कर रही हूँ, तो अच्छा हो गया अपने आप वो चीज। तो वो मेकअप कर रहे हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, नई नई क्रिएटिव और क्रिएटिविटी डालने के लिए उनके पास ज्यादा टाइम, बिकॉज दे ऑल आर इन्फ्लुएंसर्स। उनको कुछ नया देना है अपने व्यूअर्स को, तो वो कुछ अच्छा नया सोच सोच के, दिमाग लगा के, क्रिएटिविटी से कुछ अच्छा कर लेते हैं डेली बेसिस। नहीं, क्या फीमेल भी ऐसे लोगों के पास में ज़्यादा जाना पसंद करेंगी क्योंकि उन्हें कुछ अलग मिल रहा है, ऐसा है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे लगता है कि ये तो ना अपना-अपना थॉट प्रोसेस है। अगर मैं किसी नोन को ऐसे किसी, मेरा कोई फ्रेंड है, जो इस कम्युनिटी से आते हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ वैसे इस चीज़ में, और उनका बहुत अच्छा काम है और मुझे मौका मिलेगा तो अगर मैं उसी को जानती हूँ तो मैं उसी के पास जाऊँगी। मैं दिमाग में ये लेकर नहीं चलूँगी कि यार अगर मैं किसी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी वाले मेकअप आर्टिस्ट के पास जाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा काम करके देगा वो। ओके, और फिर मेरी चॉइसेस भी है। अगर आपका मेकअप का टाइप, मेकअप आर्टिस्ट आप कैसे चूज़ करते हो? आपके मेकअप के टाइप से चूज़ करते हो। मैं अगर न्यूड लिपस्टिक लगा रही हूँ, सॉफ्ट मेकअप कर रही हूँ, तो जितनी भी लोग हैं जिनके पास मेरी प्रोफाइल जा रही है, अगर उनका चॉइस वही वाला है जो मैं जो काम कर रही हूँ, तो वो मेरे पास आएँगे। मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, एलजीबीटीक्यू हूँ, वो चीज़ मैटर ही नहीं करती। वहीं अगर, क्योंकि आप बहुत गॉडी मेकअप कर रहे हो, हेवी मेकअप कर रहे हो, और मैं ऐसी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हूँ जहाँ पे मेरी फैमिली में हेवी मेकअप ही चलता है, गॉडी मेकअप ही चलता है। आप किसी भी कम्युनिटी से हो, मैं आपके पास ही आऊँगी, क्योंकि मुझे आपका टेस्ट पसंद आया, आपका काम करने का तरीका मेरी चॉइस का है। इसलिए मैं आपके पास पहुँची। अच्छा तो मतलब ये पर्टिकुलर ट्रेडिशन घर के माहौल, परिवार और आसपास की सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है? इफ आई एम अ डॉक्टर, मैं हमेशा से पढ़ाई की है, मैंने कभी मेकअप किया ही नहीं। अब आप बताओ मेरी चॉइस ऑफ मेकअप क्या होगी? डेफिनिटली बहुत न्यूड, सटल, लाइट मेकअप होगा। अगर मैं किसी फैशन इंडस्ट्री से आती हूँ, ठीक है? अब इवन दो ये चीज़ ना आपके खुद के माइंडसेट पे भी डिपेंड करती है। अगर आप सेलिब्रिटीज़ को देखोगे, आप अगर उनको देखते हो, आलिया भट्ट को देखते हो, उन्होंने मेकअप अपने अपनी शादी में बहुत लाइट मेकअप कराया। बहुत ही बेसिक लाइट मेकअप एंड शी वाज़ लुकिंग सो गुड। तो उन्होंने ट्रेंड सेटर्स हैं। वो ट्रेंड सेट करेंगे। वो चल गई, उनका मेकअप अच्छा हुआ, उनके बाद में सबने वही माँगा। हाँ। अब कोई आएगा, कुछ और करके दिखाएगा, ट्रेंड सेट करेगा, फिर बाकी लोग वही डिमांड करेंगे। ठीक है? पर कुछ की अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है, हर कोई ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चलता। हो सकता है मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलती हूँ, लेकिन आप वही करोगे जो आपको शुरू से पसंद है। आपको शुरू से हेवी पसंद है, ट्रेंड में कुछ भी चल रहा हो, आपको हेवी चाहिए। तो ये अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस होती तो मतलब ये 2-3 चीज़ें निकल के आ गई इंडिविजुअल है। चॉइस इंडिविजुअल एक चॉइस, फैमिली, ट्रेंड्स, ये सब चीज़ें देखकर आप मेकअप चूज़ करते हो कि आपको कैसा करवाना है।
आउटफिट्स में भी सेम चीज होती है। हाँ। अगर आप कोई लहंगा ट्रेंड में, अगर न्यूड कलर के लहंगे, पहले कभी रेड बहुत ट्रेंड में था तो सबको रेड ही चाहिए था। कभी आपने डीडीएलजे या ऐसी मूवीज जब आती थी तो उसमें कोई एक ड्रेस आ जाती थी तो सब लोग वही ड्रेस पहनते थे, उनको सबको वही बनवाना होता था। अभी कुछ ट्रेंड में आया, किसी मूवी में कुछ है तो सबको वही चाहिए। तो ये जो ट्रेंड सेटर्स है, जो ट्रेंड सेट करके जाते हैं, उसके बाद में जो लोग होते हैं नॉर्मल पीपल, वो उसको फॉलो करते चलते हैं और कुछ अपने अकॉर्डिंग ही चलते हैं, कुछ अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलते एक ना ये जैसे इंस्टीट्यूट होते हैं, कोई ज्वाइन कर रहा है, आपका इंस्टीट्यूट किसी ने ज्वाइन किया, ये सर्टिफिकेट ज़्यादा मायने रखता है, वो स्किल ज़्यादा मायने रखती है? मतलब आप किस तरीके से बच्चों को समझाते होंगे कि बेटा ये सर्टिफिकेट पे तो ध्यान मत दो इतना, अपनी स्कूल को इम्प्रूव करो, और क्योंकि वो जाकर के सर्व भी करेंगे, हो सकता है आप भी कि बहुत सारी जगहों पे उनकी प्लेसमेंट में मदद करते हैं। हो। डेफिनेटली हम लोग 100% प्लेसमेंट गारंटी देते हैं हमारे एस्थेटिशियन और ब्यूटिशियन के स्टूडेंट्स को। हम्म, हम लोग हमारे जो मेकअप के और हेयर के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हम 100% प्लेसमेंट गारंटी देते हैं, बट नॉट एज एन अ जॉब। हम लोग उनको फ्रीलांस के लिए ऑफर करते हैं अगर वो हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहे तो। सेकेंड चीज ये होती है कि सर्टिफिकेट जब भी आप काम करने जाओगे, नो वन विल आस्क योर सर्टिफिकेट। अगर मैंने आज तक काम किया है, मैंने हजारों लोगों का मेकअप किया होगा अभी तक, मेरे पास काउंटिंग भी नहीं है, बट उनमें से किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि आपका सर्टिफिकेट दिखाओ। हम्म, क्वेश्चन जरूर होता है क्लाइंट का कि आपने कहाँ से सीखा है, और अगर आपने किसी ऐसे बहुत वेल नोन ब्रांड से सीखा होता है तो लोग सोचते हैं अच्छा इसने वहां से सीखा है। पर आपने कहीं से भी सीखा, अगर आपने काम अच्छा नहीं किया तो आप दुनिया की सबसे बड़ी टॉप मेकअप अकेडमी से सीख कर आए हो, आपने 10 लाख 20 लाख खर्च किए हो, आपका क्लाइंट आपसे हैप्पी नहीं है, तो आपको रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, आपको काम नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली स्किल ज्यादा मैटर करती है, आपने कितनी मेहनत करी, आप कितने हार्डवर्किंग हो, कितने अच्छे से सीखा है, कितने डेडिकेटेडली आप काम करे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट कोई मैटर नहीं करता, मेरे लिए तो बिल्कुल ही मैटर नहीं करता। ओके, मतलब सर्टिफिकेट तो एक सेकेंडरी चीज होगी, स्किल पहले आ सर्टिफिकेट गई, सिर्फ ऐसा है कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, ये हम सर्टिफाइड कर रहे हैं कि हमने जो सिखाया आपने सीख आपने लिया। सीख लिया, अब That's कितना it. क्या सीखा अब वो आपने स्किल। कितना क्या सीखा है, आप कितना आगे कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। सर्टिफिकेशन सिर्फ एक कंप्लीशन होता है कि आपने कंप्लीट कर लिया, ये चीज हमारी साइड से कम डन हुआ। अच्छा, अब बात करें इसमें पैसा कितना कमा सकता है? देखो पैसे का कोई एंड नहीं है इसके अंदर, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। अच्छा। जैसे हम एक स्कूल में पढ़ते हैं और 40 बच्चे वहां पे होते हैं, अगर एक बैच में 40 में से कुछ 5 टॉप बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में सबसे टॉप होते हैं, जो हमेशा टॉप करते हैं, वो कुछ बहुत अच्छा कर जाते हैं अपनी लाइन में, और सबसे अच्छा शायद अर्न सबसे अच्छा कर रहे हो नहीं पता, पर एजुकेशन लाइन में सबसे अच्छा कर रहे हैं। कोई आरएएस बन रहा है, कोई कुछ और बन रहा है, पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ 10-15 बच्चे होते हैं, एवरेज होते हैं, जो सेल्स में या किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाते हैं जहाँ पे वो बहुत अच्छा करते हैं, हो सकता है वो अर्न उन 5 से भी ज्यादा कर रहे हो। उसके बाद में कुछ बच्चे होते हैं जो शायद कुछ नहीं कर पाते एजुकेशन में, लेकिन वो किसी और चीज में कुछ करो। सेम इसी में अगर हम 40 बच्चे निकाल रहे हैं, 40 में से 5 होंगे जो शायद कुछ बहुत ही बड़ा कर जाए अपनी लाइफ में, कुछ हो सकता है जो एवरेज रह जाए, कुछ हो सकता है जो शायद जाके कोर्स करके घर ही रहे, अपने कुछ भी ना करे। आपके अंदर कितना पोटेंशियल है ये आप पे डिपेंड करता है। आप 50,000 रुपए से 50 लाख रुपए तक महीना कमा सकते हो, क्योंकि अब इंडस्ट्री सिर्फ ब्राइडल मेकअप तक नहीं रह गई ना, अब आप इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो, आप अपनी सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, आप सिर्फ ब्राइड के अलावा पार्टी मेकअप भी कर सकते हो, आप अकेडमी भी खोल सकते हो, ट्रेन भी कर सकते हो, एजुकेशन लाइन में भी जा सकते हो। तो स्कोप बहुत सारे हैं, आजकल शूटिंग इतनी ज्यादा है, आप प्री वेडिंग शूट्स इतने होने लग गए हैं, आप वहां पे काम कर सकते हो। तो स्कोप बहुत ज्यादा है, आपका करने का, आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, आप कितने हार्डवर्किंग को, आप अपने आप को कहाँ देखते हो, वो मैटर करता है। पिछले कुछ सालों में क्या चेंजेस आपको लगता है, मतलब इन पर्सपेक्टिव ऑफ रेस्पेक्ट और एक आर्टिस्ट के हिसाब से आप, क्योंकि आज हम दोनों बात कर रहे हैं, एक मेकअप को हम एक आर्ट से जोड़ते हुए बात कर रहे हैं, हम ब्यूटी स्टाइलिंग को भी एक आर्ट से लेके बात कर रहे हैं, पहले और अब में वो नजरिए में कितना चेंज लग रहा है? बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले मेकअप आर्टिस्ट जैसा कुछ नहीं होता था, पहले ब्यूटिशियन ही एक वर्ड होता था, अगर आपने कभी सुना होगा तो लोगों को लगता था जो पार्लर चला रहा है वही, ऑब्वियसली ऐसा ही होता था कि जो पार्लर चला रहा है वही मेकअप कर रहा है, वही सारी चीजें कर रहा है। अब इन चीजों को ना डिफरेंट डिफरेंट कर दिया गया है। अब ब्यूटिशियन एक अलग अलग प्रोफेशन है, एस्थेटिशियन एक अलग प्रोफेशन है, नेल आर्टिस्ट एक अलग प्रोफेशन है, हेयर स्टाइलिस्ट एक अलग प्रोफेशन है, मेकअप आर्टिस्ट एक अलग प्रोफेशन है, प्रोफेशन अलग अलग हुए हैं। चार्जेस भी आप उस अकॉर्डिंग चार्ज करते हो कि आप कितना, आपकी काम की कितनी वैल्यू है आपके अकॉर्डिंग। तो पहले लोग ना इसको वैसे ही देखते थे कि यार जिसको जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा वो ब्यूटिशियन बन जाता था, ठीक है। आज के टाइम पे ऐसा है कि और किसी को इंटरेस्ट है और पढ़ाई कर भी ली तो इसको बहुत ज्यादा वैसे नहीं देखते। एक घर में किसी ने खोल लिया टाइम पास के हिसाब से, या चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा तो ठीक है, पहले ही ऐसा रहता था। अब ऐसा है कि आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है घर का, आप बहुत अच्छा पार्ट प्ले करते हो इन अर्निंग पर्सन के हिसाब से। इफ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट या फिर आप इस इंडस्ट्री से, आप एक सैलून ओनर हो तो अब आपको डेफिनेटली रिस्पेक्ट ज्यादा मिलेगी। पहले आप कुछ इतना कमा देते कि आप अपना खर्चा चला लेते थे, या फिर नॉर्मल आपकी अर्निंग है, कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं करता था एक ब्यूटिशियन को। आज अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो, आप एक अच्छा सैलून, तो लोग आपको जानते हैं, तो आपको नेम भी मिलता है, फेम भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। तो तीनों चीजें मिलने के बाद में आपकी वैसे रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हो जाती है इंडस्ट्री में। दूसरा मैंने देखा है खुद ने, मैंने जहाँ से कोर्स किया था, मेरी जो टीचर थी, मेरी जो टेक्नीशियन थी वहां पे,
वो खुद इंजीनियर रह चुकी थी, इंजीनियरिंग छोड़कर एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के शी केम इनटू दिस इंडस्ट्री। ओके। ठीक है। एक और मेरी नोन थी, एक और मेरे ख्याल से फैकल्टी थी मेरी अकेडमी की, वो लॉयर थी। और अभी ऐसे बहुत सारे वेल नोन नेम्स हैं इंडस्ट्री में जो बहुत अच्छे लॉयर्स रह चुके हैं, इंजीनियर्स रह चुके हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे। मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगी, पारुल गर्ग मैम को देख लो आप, शी वाज एन लॉयर। ठीक है। उसके बाद में अगर आप बात करोगे भूमिका बंसल की, भूमिका बहल मैम की, तो उन वो भी बहुत अच्छा जॉब करती थी अकाउंट्स में, आई थिंक किसी चीज में थी, इंग्लिश टीचर थी कुछ वो। तो वो भी बहुत अच्छा कर रही थी। तो अब एजुकेटेड लोग इस इंडस्ट्री में हैं, वेल एजुकेटेड, बिलोंग्स टू बहुत अच्छी वेल नोन फैमिली से लोग हैं जो इस लाइन में हैं। तो डेफिनेटली रिस्पेक्ट आपकी वैसे ही बन गई है। तो हो सकता है कि ये कुछ लोग जो आए समझदार और पढ़े हुए सुलझे हुए लोग, इन्होंने भी कुछ चीजों को बदला कुछ है चीजों को बदला, इन टर्म्स ऑफ मतलब रेस्पेक्ट की भी अगर बात। सिस्टम भी बदला है ना इंडस्ट्री का। मैंने जैसे बताया कि पहले सिर्फ एक ब्यूटिशियन होता था, अब सिस्टम बदल गया ना, अब प्रोफेशन है आपके डिफरेंट। आप अगर एक हेयर स्टाइलिस्ट हो तो आप एक हेयर स्टाइलिस्ट हो, अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हेयर स्टाइलिस्ट हो तो मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट हो। इवन अब ये और हो गया कि ब्राइडल हेयर स्टाइलिस्ट है तो सिर्फ ब्राइड का हेयर स्टाइल करते हैं और किसी का नहीं करते। तो आप अपने इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे हो, आप अपने आप देख रहे हो कि आपको क्या करना है, कैसे इसको उतना सिस्टमेटिक बनाना है जितना बाकी इंडस्ट्रीज होती है। तो अब भी जैसे हम बात करें आज के टाइम में ना, थोड़ा सा सोशल मीडिया ऐसा हो गया कि लोग उसी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया ज़्यादा सही आप अभी भी मानते हो, या फिर जो वर्ड ऑफ माउथ है कि किसी ने किसी के बारे में रेकमेंड किया है, कितना इम्पैक्ट आपको लगता है आपके पर्सनल उसमें? मैंने बहुत ज्यादा ये चीज ऑब्जर्व करी है, दोनों चीजें बराबर मैटर करती है। वर्ड ऑफ माउथ की तो कभी कोई मतलब मुझे लगता है कोई कॉम्पिटिट कर पाएगा उस चीज को, क्योंकि जब आप वर्ड टू वर्ड रिकमेंड करते हो ना किसी को, तो आपका फेथ डेवलप होता है। हम्म। क्योंकि आपको किसी ने रिकमेंड किया, उसने सर्विस ली है आपसे, तो वो जानता है। तो वो आपको जब रिकमेंड करेगा और आपके किसी नोन ने आपको सजेस्ट किया, तो आपको पता है यार इसने मुझे सजेस्ट किया, आपका ट्रस्ट वहीं बिल्ड हो जाता है। ओके। वहीं सोशल मीडिया पे आप देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं डाउट माइंड में रहता है कि यार जरूरी नहीं है जो दिखा रहा है वही रियल में हो, क्योंकि वो आपसे सोशल मीडिया पे देख रहे हो। तो ये दोनों चीजें का डिफरेंस आता है। एक और जो चीज है वो जो जो इन दोनों को डिफरेंट करती है वो ये है कि सोशल मीडिया पे अगर आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपकी हम्म। प्रेजेंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो लोग ना एक ब्रांड की तरह आपको देखते हैं और आपके ऊपर वैसे फेथ करके आ जाते हैं। आपको जो भी आप चार्ज, अगर आपके फॉलोवर्स बहुत ज्यादा, आपको आपने जो चार्ज बोला आपको वो दे देंगे। आपको जो इन्फ्लुएंस उनके ऊपर हुआ है, इतनी बार उन्होंने आपको स्क्रॉल कर करके देखा है, उसकी वजह से उनका जो पे करने का जो रहता है आपको, वो उसमें इतना दिमाग नहीं लगाते, वो आपको वो पे कर देते हैं जो आप मांगते हो। तो आपका वैसे ट्रस्ट तो बिल्ड नहीं होता, लेकिन आपका एक प्रेजेंटेबिलिटी और एक ना फेस बिल्ड हो जाता है उनके सामने कि यार ये ब्रांड है। ब्रांड वैल्यू आप इंस्टाग्राम के थ्रू बना सकते हो, रिकमेंडेशन के थ्रू आप क्लाइंट्स बहुत अच्छे जनरेट कर सकते एक ना मैंने देखा कुछ एक इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए रहे। उन्होंने सबसे पहले आखिरी तो टिप्स बताना शुरू किया, कोई देसी नुस्खे रेमेडीज ऐसा बताना शुरू किया। बाद में क्या करते हैं वो लोग, अपना खुद का एक ब्रांड लेकर के आ जाते हैं और प्रोडक्ट सेल करने लग गए, लेकिन उनके पास में वो नॉलेज ही नहीं है। तो इस तरीके की चीजें भी होती है। तो ये आपको लगता है कि इसके ऑथेंटिसिटी के लिए, इसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? एक कोई हमारा व्यूअर है। देखो एक्चुअली ना सबसे पहले आप खुद स्टडी करना स्टार्ट करो। कोई भी कुछ भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो भी क्लाइंट है, जो भी व्यूअर्स है देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप खुद स्टडी करो। अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे को पैसा कमाने के लिए मेरे पास यही रास्ता है कि मुझे हर जो ब्रांड मेरे पास आएगा मुझे उसे प्रमोट करना है। मैंने अपनी पॉलिसीज नहीं बनाई हुई है, मुझे तो पैसा चाहिए और मैं ऐसे ही काम कर रही हूँ। अगर कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर है तो वो सब कुछ प्रमोट करेगा। ठीक है, मैं कुछ भी प्रमोट नहीं करती हूँ, मैं पहले स्टडी करती हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड तभी करती हूँ जब मुझे बिलीव होता है कि यार ये चीज ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैं खुद अप्लाई करके देखती हूँ, फिर मैं अपने क्लाइंट को सजेस्ट करती हूँ। हर इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं करता। वो कुछ भी मार्केट में आ रहा है, आपको सेल कर रहे हैं, आपको हर चीज बेस्ट बता रहे हैं। आज एक हफ्ते पहले आप इन्फ्लुएंसर की रील्स पे देखोगे, आप प्रोफाइल पे देखोगे, आज उसने बोला ये फेस वॉश सबसे बढ़िया है, इसने मेरे फेस को बहुत अच्छा कर दिया। नेक्स्ट वीक फेस वॉश बदल गया, दूसरा फेस वॉश हम्म। सबसे बढ़िया हो गया। तो ये चीज हमारे अंदर, मुझे लगता है कि इंसान मतलब एक व्यूअर को खुद ये चीज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को देख के कोई भी चीज मत खरीदो। आप खुद भी स्टडी करो, फिर आप अच्छे से सोच समझ के अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप कुछ भी चीज परचेज करो और नहीं, खुद। इन्फ्लुएंसर ने क्या किया है कि खुद के ब्रांड भी बना के बेचना शुरू कर दिए। ये मेरा ब्रांड है, मेरा ब्रांड है, इसको आप यूज करोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जबकि उन्होंने कोई ऐसा स्टडी या कोर्स नहीं किया स्टडी होता। कोर्स नहीं किया हुआ है, ना उन्होंने डर्माटोलॉजिस्ट। देखो उनका ना फेस से चीजें बिक रही है, तो ओके। उनका सेल्स वाला पार्ट तो क्लियर हो गया कि सेल्स में उनको वो मेहनत नहीं करनी। अब प्रोडक्ट बनाने में वो मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये तो कोई भी जाके देख नहीं सकता। ठीक है, और डेफिनेटली उनको वो नॉलेज नहीं, तो वैसा बनाएंगे नहीं बनाएंगे कोई नहीं कह सकता। तो ये चीज हमें खुद को ही सोचनी पड़ेगी कि हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके बारे में प्रॉपर पढ़ रहे हैं, या सिर्फ हमने एक इन्फ्लुएंसर ने हमें इन्फ्लुएंस कर दिया, दिखा दिया, वीडियो कन्विंस कर लिया, हमने ले लिया। तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। हमने जाके रोक नहीं सकते कि आप अपना प्रोडक्ट मत बनाओ, क्योंकि ये काम तो जो अथॉरिटीज हैं, जो लोग देखते हैं, ये उन्हीं का काम है। हम नहीं उनको रोक सकते बनाने से प्रोडक्ट। हम सिर्फ अपने आप को रोक सकते हैं कुछ भी खरीदने से, कि हमें कुछ भी नहीं खरीदना। मान लो आपका कलर टोन थोड़ा सा फेयर है,
आपने कहा कि ये कैप्सूल है, ये मेरी बनाई हुई कैप्सूल है, आप आओगे तो आप ऐसा हो बहुत जाओगे। लोग कर रहे हैं ऐसा। आप देखो बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी स्लिम है, हम्म पर वो शुरू से स्लिम है, मैंने उनको कभी हम्म, फैट देखा ही नहीं, उनका कभी मुझे लगा ही नहीं कि वो मोटे हैं। वो स्लिमिंग कैप्सूल्स बेच रहे हैं और वो बोल रहे हैं हम इसी स्लिमिंग कैप्सूल से पतले हुए हैं। हाँ मैं नाम भी नहीं ले सकती उन लोगों का। तो वो लोग वो स्लिमिंग कैप्सूल्स बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं, तो मैं उन लोगों पे अब इतनी, जैसे मैंने बोला कि मैंने देखा वो कभी मोटे थे ही नहीं, तो वो पतले उस कैप्सूल से कैसे हुए, पर अब लोगों को लग रहा है इसी से हो रहा है तो इसी से ले लो। वो ना आपके पेन पॉइंट को ट्रिगर करते हैं, हाँ, मतलब आपकी प्रॉब्लम को। आपकी प्रॉब्लम को इतना बड़ा दिखाएंगे और सॉल्यूशन बोलेंगे यही है, तो आपको खुद को लगेगा ले लो। दिमाग काम करना बंद कर देता है उस टाइम पे, आपको लगता है मेरी प्रॉब्लम है और ये सॉल्यूशन है, ले लो। तो ये हमें सोच समझ के लेना होगा। मोटा पतला गोरा काला, सर में बाल नहीं, या मतलब हेयर रिमूवल, और या थोड़ा सा फेस को, यही चीजें इसी अभी को बहुत। जस्ट थोड़े दिन पहले एक प्रोडक्ट वायरल हुआ था बहुत ज्यादा, अभी भी वायरल ही है वो आई गेस। उसमें उन्होंने बोला कोजिक एसिड करके हम लोग ये व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लोगों के ऊपर पैच टेस्ट करा रहे हैं, वो रिजल्ट उसका कुछ भी नहीं है, जीरो है। वो सोप। सोप नहीं, वो क्रीम है एक, अच्छा, वो हाँ एक्चुअली इट्स अ हाँ ब्लीचिंग एजेंट, हाँ अमोनिया हाँ बेस्ड है हाँ कंप्लीटली। हाँ वो उसको कोजिक एसिड के नाम से बेच रहे हैं कि क्योंकि बिकॉज कोजिक एसिड इज गुड फॉर हेयर, मतलब स्किन व्हाइटनिंग और स्किन ब्राइटनिंग वाइटनिंग। ना। तो वो लोग उसको वो बोल के बेच रहे हैं, और हमें पता है, दिख रहा है कि जब आप दो इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रहे हो तो उनमें से अमोनिया बेस्ड ही प्रोडक्ट है, वो अमोनिया बेस्ड नहीं है तो ब्लीचिंग एजेंट तो है ही है उसमें और कोई दूसरा। वो उसको बेच रहे हैं, लोग उसे लगा रहे हैं, उसके इतने सीवियर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग फिर भी इन्फ्लुएंस होकर खरीद रहे हैं उसको और खरीदे जा रहे हैं। जला देगा स्किन को। ऑब्वियसली वो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डीपली बर्न कर रहा है हम्म। और रिजल्ट भी नहीं है कुछ उसके अंदर। ऐसे कोई क्लाइंट आते होंगे ये सब कर करा करके, वो अभी आप कैसे। रिसेंट, अभी कुछ दिन पहले क्लाइंट आई थी, उनका वो तो सलोन से आई थी किसी दूसरे पार्लर से, उनका फेस उन्होंने पूरा बर्न कर दिया था, हम्म पर वो वहां जाके करा लेते क्योंकि लोगों को लगता है यार ये सस्ता दे रहा है तो करवा लो। सस्ता दे रहा है, डेफिनेटली आप एक अच्छी प्रीमियम चीज कम प्राइस में नहीं खरीद सकते हो, ये बहुत बेसिक कॉमन सेंस होता है जो क्लाइंट्स लगाने नहीं चाहते। ये बहुत बेसिक कॉमन कॉमन सेंस है। अगर मैं आपको बोलूं कि जो चीज 1,000 रुपए की पूरे मार्केट में, अच्छा गोल्ड की बात कर लेते हैं, अगर गोल्ड अगर का जो गोल्ड का जो भाव है उसे 2, 4, 5 हजार का समझ में आता है, मैं आपको बोलूं मैं आपको 10,000 रुपए के हिसाब से गोल्ड दे दूंगी, तो आपको खुद को, ये तो आपको खुद को समझना होगा ना कि यार गोल्ड का रेट क्या है। हाँ 1,40,000 की चीज में 10,000 में दे रही तो गोल्ड हो सकता है क्या? वो पॉसिबल ही नहीं है। क्लाइंट इतनी बेसिक दिमाग नहीं लगा रहे हैं तो उसमें कोई कुछ इनकी हेल्प नहीं कर सकता, उनको आगे साइड इफेक्ट देखने ही पड़ेंगे उसके। ये एक बहुत बेसिक नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए। मतलब सिंपल सी चीज है कि अगर आपको जाना है तो समझदार के पास में जाओगे। एग्जैक्टली। अच्छे सीखने जाना है तो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे। उसके कौन मेंटोर है, कौन टीचर है, आपको उनके पता बारे में होना पता होना चाहिए, हाँ चाहिए, एग्जैक्टली। है ना। उनकी स्टडीज, उनकी काम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एग्जैक्टली स्टडीज की तो छोड़ो, काम के बारे में पता काम के चलना बारे में चाहिए। पता होना चाहिए, उनको फ्लोर की कितनी नॉलेज है, उन्होंने क्लाइंट्स कितने सर्व किए हैं, उन्होंने जो जो सिखा रहे हैं उनको वो नॉलेज है प्रॉपर या नहीं है। ठीक है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं अभी मार्केट में, वो आपको पता होना चाहिए। और आप जब सर्विस कराने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका, आप जहाँ सर्विस कराने जा रहे हो वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जो लोग सर्विस आपको दे रहे हैं वो लोग, उन्होंने ट्रेनिंग प्रॉपर ली है या नहीं ली है, कि उनको पता है कि पहले वैक्स करनी है या ब्लीच करनी है, या ब्लीच करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आपको उनको आपकी स्किन पता होनी चाहिए कि सेंसिटिव स्किन पे हमें ये चीज अप्लाई नहीं करनी है। ये बहुत बेसिक चीज है जो हर सैलून वाले को आनी चाहिए और हर क्लाइंट्स को इस बारे में पता होना चाहिए। मतलब कुछ चीजें ना हमने मोटे मोटे तौर पर डिस्कस कर ली कि एक इंस्टीट्यूट को जब चूज करना है किसी को भी मेकअप इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए, उसे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। अब एक चीज की बात करते हैं, अभी समर स्टार्ट होने वाला है, तो अब गर्मियों के टाइम में बहुत सारी दिक्कतें होती है, मेकअप से जुड़ी भी हो सकती है, स्किन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, पिगमेंटेशन भी आ जाता है। एक हम बहुत सारी चीजें बोल रहा हूँ, आपको सेगमेंट के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। एक ना सनस्क्रीन को भी आप बहुत रिकमेंड करते हैं कि अगर हम घर के अंदर भी ट्यूबलाइट के एक्सपोजर में है तो भी हमें सनस्क्रीन की जरूरत होती है। तो ये सब कैसे कैसे तय करें, अब इस कोई एक छोटा सा नोटबुक, कुछ गाइड मतलब बता दें हमारे व्यूअर्स के लिए आप, देखो इन गर्मियों के लिए। सनस्क्रीन, समर्स हो, विंटर्स हो, रेनी सीजन हो, कोई भी सीजन हो, घर में हो बाहर हो, सनस्क्रीन तो आपको मस्ट अप्लाई करना ही करना है। सनस्क्रीन आपके स्किन में एक बैरियर क्रिएट करता है जो कि आपके स्किन को बचाता है सन की या किसी भी लाइट की जो रेज आपकी स्किन में जा रही है उससे, ताकि आपकी स्किन हार्म कम। ये आपको हर चीज से बचाएगा, आपकी पिगमेंटेशन से आपको बचाएगा, आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स, एजिंग, सबसे आपको बचाएगा। सनस्क्रीन आपको फॉलो करनी ही करनी है। आपने कोई ट्रीटमेंट लिया हो तो भी आपको करनी है, नहीं लिया है तो भी आपको करनी है। सनस्क्रीन आपके बैग में हमेशा होना चाहिए। सनस्क्रीन का इफेक्ट 2 से 3 घंटे में खत्म हो जाता है, तो आपको हर 2 से 3 घंटे में अप्लाई भी उसे करना होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। समर्स में सनस्क्रीन इस ज्यादा हाइप पे होता है बिकॉज आपका सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। आप अंदर भी बैठे हो तो भी बाहर इतनी हीट है, इतनी सनलाइट डायरेक्ट आपके पास आ रही है, आपकी स्किन को बहुत हार्म कर रही है। आप 1 मिनट के लिए जाओगे आपकी पूरी स्किन बर्न है, तो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी ही पड़ेगी, वो आपको करनी ही चाहिए। सन समर्स में स्किन केयर ज्यादा इसलिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि हम लोग रह रहे हैं राजस्थान में। ठीक है, ऑलरेडी गर्मियों में इतनी ज्यादा यहाँ पे हीट हम देखते हैं, इतनी ज्यादा हमारी स्किन पिगमेंटेशन,
टैनिंग इतनी ज्यादा आपको हो जाती है जिसकी मतलब आप लिमिट नहीं है। तो अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हो तो नॉर्मल जो डेली रूटीन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सनस्क्रीन। अगर कोई मुझसे स्किन केयर रूटीन पूछेगा, मैं बोलूंगी आप और कुछ करो या मत करो, आप एक सनस्क्रीन डेली दिन में 3 से 4 बार लगाओ, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व है। सनस्क्रीन एक ऐसी चीज है जो आपकी पिगमेंटेशन तक को कम कर देती है अगर आप रेगुलर बेसिस। तो ये जो मतलब मार्केट में जितने भी सनस्क्रीन मिल रहे हैं तो ये सब सही है, कोई सा भी देखो ले लो? एक्चुअली आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज करना होता है। कुछ सनस्क्रीन होती है जो व्हाइट कास्ट छोड़ती है, ठीक है, वो आपको अप्लाई नहीं करनी है अगर आप वैसा नहीं दिखना चाहते तो। कुछ सनस्क्रीन होती है जो सिर्फ एक ग्लो छोड़ती है नॉर्मल आपके फेस पे, टेक्सचर बहुत स्मूथ होता है, आप वो यूज कर सकते हो। सेकंड चीज, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको क्रीम बेस यूज नहीं करनी, आपको वाटर बेस, जेल बेस ऐसी सनस्क्रीन यूज करनी है जो आपके स्किन पे सूट करे। 50 एसपीएफ तो आपको मिनिमम लेनी है। 50? 50 मिनिमम आपको 50 एसपीएफ लेनी है। 20 30 40 से कुछ नहीं होगा, अच्छा। वो काम ही नहीं करेगी। अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो आपको 70 80 तक लेनी चाहिए। ओके। आप अगर देखते होंगे क्रिकेटर्स जब ग्राउंड में खेलते हैं तो वो 70 80 100 एसपीएफ तक यूज करते हैं, तो वो आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि आप डायरेक्ट सन एक्सपोजर में ऑल द टाइम हो वहाँ पे और बार बार रिअप्लाई भी करनी पड़ेगी। हाइड्रेशन, बॉडी हाइड्रेट रखना। हाइड्रेशन के लिए देखो, स्किन हाइड्रेट आपके रहेगी, आप पानी पियोगे तो आपकी हम्म। बॉडी और स्किन दोनों हाइड्रेट रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका यही है कि आप पानी बहुत ज्यादा पियो गर्मी में। अगर मुझसे कोई ऐसे भी बोलेगा कि आप कोई घरेलू नुस्खा बताओ मुझे, तो मुझे लगता है कि स्किन पे कुछ भी घर से किचन में से उठा के लगाने से बेटर है आप पानी पी लो किचन में से उठ के। ओके। आप जितना पानी पियोगे आपकी स्किन की जो आधी प्रॉब्लम है वो वैसे ही सॉल्व है। पानी और सनस्क्रीन ये 2 मेन मूल मंत्र है आपके स्किन को अच्छा रखने के लिए। अगर आप ये 2 चीजें फॉलो करते हो आपकी स्किन वैसे ही बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको कुछ थर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने वो जो गोल्डन टिप दे दी ना कि आपको सनस्क्रीन तो यूज करना है, मिनिमम 50 एसपीएफ होना चाहिए, और अपनी बॉडी मतलब स्किन को हाइड्रेट हाइड्रेट रखेंगे तो रखो, आप इन प्रॉब्लम से वैसे ही बच जाएंगे। तो सैलून जो जाएंगे आप उसको ब्यूटी को और एनहेंस एनहेंस करने के लिए जाएंगे, जाएंगे, प्रॉब्लम्स के साथ प्रॉब्लम्स के साथ नहीं। स्किन आपकी ऑलरेडी अच्छी रहेगी। और इस समर में कुछ कुछ छोटी मोटे फंक्शन तो होते ही हैं, बड़ी शादियां नहीं हो तो किस तरीके का मेकअप कोई एक गर्ल वेयर कर सकती देखो आपको बहुत लाइट मिनिमल बेस रखना होगा क्योंकि समर्स में अगर आप जाओगे और आउटडोर फंक्शन तो स्वेटिंग होगी। दुनिया में कोई भी ऐसा मेकअप नहीं बना जो स्वेट प्रूफ हो या स्वेटिंग आ रही है पर निकल नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि स्वेटिंग आपके अंदर से आ रही है, ठीक है, आपके स्किन से आ रहा है। तो आपको बहुत मिनिमल मेकअप रखना है, बहुत लाइट बेस रखना है, बहुत ज्यादा करेक्शन और ये सब चीजें यूज नहीं करनी क्योंकि अब जैसे आपको थोड़ी सी भी गर्मी लगेगी, स्वेटिंग होगी, वो जैसे ही पैच आपके स्किन से रिमूव होगा तो आपकी स्किन में बहुत ज्यादा डिस्कलरेशन दिखेगा। मिनिमल से मिनिमल मेकअप रखना है आपको समर्स में। आपको जो प्रोडक्ट यूज करने, कोई भी ऑयल बेस्ड यूज नहीं करने, वाटर बेस्ड जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करने हैं। स्किन प्रेप अच्छे से करना है, सनस्क्रीन वगैरह अच्छे से लगानी है। आप टिंटेड सनस्क्रीन, बीबी क्रीम, इन सबसे डेली रूटीन का मेकअप कर सकते हो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हैवी मेकअप तो नॉट, मतलब मैं नॉट रिकमेंडेड इन समर्स। आप देखोगे समर्स में राजस्थान जैसी जगहों पे शादियां भी ऑलरेडी बहुत कम होती है। ऐसा नहीं कि शादियों की डेट्स नहीं होती, होती है, लेकिन इतनी गर्मी में शादी मतलब आपके लिए मैनेज करना ही बहुत डिफिकल्ट है, मेकअप एंड आउटफिट्स एंड एवरीथिंग। तो मतलब ये एक समर के लिए एक स्किन रूटीन भी हो गया, और आपने बोल दिया है कि अगर ये गोल्डन टिप, तो मतलब समर के लिए तो गोल्डन टिप ही है ना कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो। बॉडी को हाइड्रेट रखो, एसपीएफ लगाओ, फेस पे नहीं, अगर आप हैंड्स, अगर आपको कोई भी बॉडी पार्ट एक्सपोजर में है सन के तो आप वहां पे सनस्क्रीन, जैसे हैंड्स पे आप सनस्क्रीन लगा सकते हो क्योंकि हैंड्स सबसे जल्दी टैन होते हैं आपके। अच्छा ना, एक चीज और, लड़कों को क्या लेफ्ट आउट ही रखा है क्या अपने मेकअप से? अगर लड़के भी क्या मेकअप करने लगे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किस तरीके का मेकअप लड़कों को करना लड़के बिल्कुल भी लेफ्ट आउट नहीं है। आज की डेट में जो ग्रूम्स हैं वो सब मेकअप कराते हैं। है? अच्छा। फंक्शंस में भी जाते हैं तो भी लड़के मेकअप कराते हैं, सब बिल्कुल भी नहीं कि लड़के मेकअप नहीं। इवन लड़के बहुत ज्यादा स्किन केयर को लेकर, अगर आप किसी भी लड़के से बात करोगे वो अपने स्किन केयर को लेके ज्यादा कंसर्न है। उनको ज्यादा, अगर किसी भी लड़के से आप मिलोगे उसको थोड़ा सा भी स्किन में इशू है तो वो बार बार उसके बारे में बात जरूर करेगा। मतलब मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यार मुझे ये पिगमेंटेशन हो रही है, इसका क्या करूँ। वो ज्यादा कंसर्न होते हैं, लड़के ज्यादा ग्रूमिंग की तरफ अट्रैक्टेड है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। लड़के ज्यादा सैलून विजिट करते हैं, मतलब लड़के व्हाई मन शुड में गर्ल्स हैव ऑल द फन करके अब वो आ गए अब हैं वो कि अब चीज हमें ये हाँ, करा। सब कराते हैं सब कुछ। आप देखो ना, लड़के पहले से बियर्ड और हेयर कट तक थे, आज लड़के आप देखोगे मैनिक्योर पेडिक्योर भी कराते हैं, फेशियल्स भी कराते हैं, अच्छा। ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं लड़के। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के लेफ्ट आउट है। ग्रूम मेकअप भी उतना ही लोग करा रहे हैं जितना ब्राइड कराती है, बस होता मिनिमल है, टेक्निक्स पूरी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि आप उतना मतलब पूरा बेस और वो सब वैसे नहीं बनाते हो, टेक्निक्स पूरी डिफरेंट है। कोमल, हम ना बहुत सारी चीजों पे बात कर रहे हैं, अब एक चीज जाननी है कि अगर कोई एक 20 साल की कोमल आ रही है आपके पास, या आज आप अपने से पहले वाली मतलब 20 साल की उम्र वाली कोमल को कोई सजेशन देना चाहें इस इंडस्ट्री में आने पर, मतलब वो आ रही है और कोई सजेशन आप देना चाहेंगे तो क्या देंगे? सबसे पहले मैं ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट सजेशन तो मेरा यही रहेगा कि जो भी ये इंडस्ट्री है इसके अंदर बहुत अच्छा एक्सपोजर है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो मुझे, क्योंकि मैं जब 20 ईयर्स की थी तो क्योंकि इतनी इनिशियल एज में ना आप डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हो, आपको लोग कुछ बोलते हैं तो आपको लगता है कि यार हो सकता है मैं गलत कर रही हूँ या फिर मैं कुछ और कर सकती हूँ बेटर, आप ट्राई भी करते हो क्योंकि मैंने ट्राई की है और भी चीजें पैरेलली। तो मैं अपने आप को उस टाइम यही बोलूंगी कि फोकस है, जो भी है वो इसी इंडस्ट्री में है,
ब्यूटी इंडस्ट्री इज द ओनली वे फॉर यू जहाँ पे तुम सक्सेसफुल हो सकती हो। तो जो मेरे पोटेंशियल्स में इधर उधर वेस्ट कर रही थी, वो सारे मैं इकट्ठे करके सिर्फ इसी इंडस्ट्री में इसी काम में लगाती हूँ। अब एक चीज़ और कि जो इस इंडस्ट्री में आ रही है वो कोमल, तो उसके लिए क्या सक्सेस होने के लिए गोल्डन टिप? सक्सेस होने के लिए गोल्डन टिप यही था कि आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। मैं सुबह शाम टाइम दिन कुछ नहीं देखती थी, काम करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हार्ड वर्किंग तो रहना ही रहना है। पैरेलली आपको फोकस, जो मैंने अभी चीज बोली वो सेम चीज है कि आपको फोकस रहना है। जो मैंने कुछ कोर्सेज कुछ गलत अकेडमी से किए, मुझे वो नहीं करने हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट कम एजुकेटर बनना है। तो अगर आपका नीश क्लियर है, मुझे उसी टाइम अपना नीश क्लियर कर लेना चाहिए था। और मैं अभी उन सब लड़कियों को जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती हूँ, मैं उन्हें भी ये चीज कहना चाहती हूँ कि कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले अपने माइंड में ये चीज पहले क्लियर कर लो कि आपको करना क्या है। हुँ, आपको सैलून ओपन करना है, मेकअप आर्टिस्ट बनना है, एजुकेटर बनना है, वो क्लियर करो और फिर सिर्फ उसी डायरेक्शन में चलो। ओके। आपकी जो भी एनर्जीज है, पैसा है, टाइम है, वो सब कुछ आप सिर्फ उसी डायरेक्शन में दो। आप 101% सक्सेसफुल हो गए, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो क्या कुछ ऐसी एक्सेसरीज़ किट लेकर के लड़कों को चलना चाहिए? एक तो आपने बता दिया कि बॉडी को हाइड्रेट रखो, एसपीएफ 50 वाला। एसपीएफ ही लेके चलो। आपको अपने फेस को ब्राइटन और व्हाइटन तो दिखाने का कोशिश करनी ही नहीं है। आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी स्किन हेल्दी रहे। आप जब एसपीएफ रेगुलर बेसिस पे लगाओगे, आपको ये दोनों रिजल्ट पैरेलली वैसे ही दिख जाएंगे स्किन में। हुँ, उसके अलावा आप नाइट केयर फॉलो कर सकते हो कि रात में आप सो रहे हो तो एक अच्छी नाइट क्रीम आप यूज कर सकते हो फेस वॉश करके। और लड़के करते हैं, कुछ करने लगे हैं, कुछ और कर रहे हैं, और मुझे लगता है आगे वाली जनरेशन में सब लड़के करेंगे। तो हुँ। आपको नाइट केयर डेली फॉलो करना है कि आपको फेस वॉश करके एक अच्छी नाइट क्रीम लगा के सोना है। तो आपकी स्किन नेचुरली बहुत अच्छी हो जाएगी। मेकअप अगर डेली बेसिस पे लड़कों की बात की जाए, तो आप एक अच्छी बीबी क्रीम यूज कर सकते हो जो आपकी स्किन को एक अच्छा मतलब टिंट दिखाता है। एक इवन टोन आपकी स्किन को दिखा देता है, ग्लो आपकी स्किन में आता तो जैसे मार्केट में अगर मान लो मिलने वाली हैं प्रोडक्ट का हम नाम नहीं लेते, क्या चीज़ ध्यान रख कर के ले सकते हैं? नेचुरल बीबी क्रीम आप बोल रहे हैं और मेकअप के ये मतलब एसपीएफ 50 वाला कुछ बोल रहे हैं ये। है। एसपीएफ 50 में आप एक अच्छे ब्रांड की सनस्क्रीन लेनी है आपको, जो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। जैसे अगर आप लेने जा रहे हो तो आपको अगर आप समर्स में ले रहे हो, स्किन ऑयली है, तो आपको वाटर बेस्ड सनस्क्रीन लेनी है। कुछ वॉटर बेस्ड। सनस्क्रीन ऐसी होती है जिनको जो टेक्सचर में आपको दिखेगी क्रीम जैसी, बट जैसे आप उसे फेस पे अप्लाई करोगे, पूरा कंप्लीटली वो 100% हाइड्रेट करेगी आपकी स्किन को। कोई क्रीमी टेक्सचर, व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ेगी। तो आपको अप्लाई करके चेक कर लेनी चाहिए कि वो आपकी स्किन पे जा रही नहीं जा रही है। आप सिर्फ सामने से देख के नहीं ले सकते सनस्क्रीन को। अगर आपको टेस्टर मिलते हैं तो आप अप्लाई करके उसे जरूर चेक करो। तो कोमल, आपने इतने गोल्डन टिप्स भी दे दिए, इस इंडस्ट्री में आने वाले लोगों के लिए भी आपने एक गाइड तैयारी कर दी है कि किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें ध्यान रख कर के आनी है। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे को साथ में शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच।